वेलकम बैक एवरीवन। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने टीओसी के लेक्चर को। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ चुके हैं। ओके। सबसे पहले हम लोगों ने अल्फ़ाबेट पढ़ा था। अल्फ़ाबेट क्या होता है? नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल होता है, जैसे कि AB 102 और 012 1 0 0 1 2 3 ABCD और 1 2 3 इनफाइनाइट। ये सब अल्फ़ाबेट के एग्जांपल हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने ओके राइट। तो उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ा था। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग कुछ नहीं होता, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट होती है। और जैसे कि हम लोग पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट ए बी दिया गया है। तो जैसे कि हम लोग को ए बी दिया गया, तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, तो क्या दिया गया, तो हम लोग अगर स्ट्रिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे ए बी स्ट्रिंग हो जाएगी, ए स्ट्रिंग हो जाएगी, बी स्ट्रिंग हो जाएगी, या ए बी के कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे नल की स्ट्रिंग हो सकते हैं, सिंगल ए हो सकता है, सिंगल बी भी हो सकता है। अगर अल्फ़ाबेट 1 दिया है तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? सिंगल 1 0 1 2 1 3 1 4 1 एंड इनफाइनाइट एन। फिर अगर ए बी दिया है, सिर्फ ए बी से बनी हुई स्ट्रिंग को ही काउंट करेंगे। अगर उसमें सी और डी या कोई और कैरेक्टर आता है तो उसे काउंट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आता है स्ट्रिंग। क्या? स्ट्रिंग कैन बी साइज 0 एप्सिलॉन, यानी कि जो स्ट्रिंग होती है साइज 0 की भी हो सकती है, जिसे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन डिनोट करते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग को या साइज 0 स्ट्रिंग को। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ा था लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक इनफाइनाइट सेट होता है, या लैंग्वेज क्या होता है? कोई भी एक सेट और स्ट्रिंग हो जाता है, और ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है। लैंग्वेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग होता है। लैंग्वेज अगर एग्जांपल देख ले, लैंग्वेज हम लोग को दिया गया ए बी ए। यहाँ पे हम लोग का स्ट्रिंग देखे तो स्ट्रिंग हो जाएगी, ए बी स्ट्रिंग हो जाएगी, बी स्ट्रिंग हो जाएगी, बी ए स्ट्रिंग हो जाएगी, ए स्ट्रिंग हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेट को ध्यान दें तो अल्फ़ाबेट ए और बी हो जाएगा, क्योंकि सारे स्ट्रिंग में जो अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं उसको अगर सेट में कन्वर्ट करेंगे तो ए और बी आएगा। उसके बाद हमने कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन किए। सबसे पहले आते हैं ए बी, फिर ट्रिपल ए, फिर 4A 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है। ये इनफाइनाइट लैंग्वेज जनरेट करे, क्योंकि इसका सेट का साइज इनफाइनाइट है। यहाँ पे क्या देखेंगे? एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पे एम्प्टी लैंग्वेज होगी। यहाँ पे क्या है? ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें एक एप्सिलॉन टेक सिंबल है इस सेट में। इसका ये सिंगलटन सेट है, साइज 1 इसका। ये फाइनाइट लैंग्वेज होती है। फिर अगला देखते हैं L इक्वल टू सिंगलटन ए, और ये भी फाइनाइट लैंग्वेज है। यहाँ पे देखते हैं एप्सिलॉन 0 लेंथ की स्ट्रिंग, फिर ए बी डबल ए बी फिर और ऐसा इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है, और इसे कंप्लीट लैंग्वेज बोलते हैं। कंप्लीट लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। 0 लेंथ के भी हैं, 1 लेंथ के भी हैं, 2 लेंथ के भी हैं, उससे आगे 3 लेंथ के भी सारे कॉम्बिनेशन होंगे। अब अगला क्वेश्चन था ए की पावर एन बी की पावर एन। अब ए की पावर एन बी की पावर एन को ध्यान से देखें। इसमें एन का जो है एन और एम का अपर लिमिट जो है वो कहीं मेंशन नहीं किया गया है। ये इनफाइनाइट लैंग्वेज होगी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? ए की पावर एन में अगर एन को वैल्यू को हम देखें 1 से लेकर 10 तक है। ये फाइनाइट सेट क्रिएट करेगा, और ये फाइनाइट लैंग्वेज है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा से यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होती है और फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजिशन होते हैं। अब फाइनाइट ऑटोमेटा को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले जो इनपुट लेगा स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, और दूसरा होता है जो कुछ इनपुट लेगा कुछ आउटपुट जनरेट करेगा। फाइनाइट ऑटोमेटा ओके। अगर हम लोग देखें जो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा उस कैटेगरी का देखें, सबसे पहले DFA आता है, NFA आता है, और एप्सिलॉन NFA आता है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है DFA से हम लोग मेजरली क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके अगर ऐसे फाइनाइट ऑटोमेटा को देखें, जो कुछ आउटपुट हम लोग को देते हैं वो है मिलियन मशीन और मूर मशीन। और इसके बाद हम लोगों ने फिर DFA स्टार्ट कर दिया था। DFA क्या होता है? DFA में हर एक स्टेट से सारे इनपुट सिंबल लेके एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन होते हैं। सबसे पहले देखिए Q0 है, यहाँ से A का भी एक ट्रांजिशन, B का भी है। यहाँ पे अगर देखें A का है पर B का नहीं, तो ये DFA नहीं है। यहाँ पे अगर ध्यान देखें तो B का यहाँ पे डबल ट्रांजिशन है, जैसे B का एक यहाँ पे ट्रांजिशन है, एक B का यहाँ पे ट्रांजिशन है।
सो अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखो, Q0 के लिए ए का एक ट्रांजिशन, बी का एक ट्रांजिशन, यहाँ पे देखो Q1 के लिए ए का एक ट्रांजिशन, बी का एक ट्रांजिशन। सो दोनों के एक एक ट्रांजिशन है, तो एक Q0 भी ओके है, Q1 भी ओके है, तो ये DFA है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं Q0 का, यहाँ पे देखते हैं। सो Q0 का बी के साथ एक ट्रांजिशन है, Q0 का एक के साथ एक ट्रांजिशन है, और Q1 का ए के साथ एक ट्रांजिशन है, और बी के साथ भी एक ट्रांजिशन है। सो ये भी DFA कैटेगरी में आता है। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें, सो यहाँ पे जो हम लोग को DFA बना है उसमें 2 स्टेट है, और स्टेट को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ Q में डिनोट करते हैं। तो ये और इस सेट में क्या है कि जो 2 स्टेट हों, Q0 Q1 स्टेट है। फिर उसमें अगर इसमें अल्फ़ाबेट को देखें, सो ए और बी है, और यहाँ पे अगर इनिशियल स्टेट को ध्यान देते हैं तो Q0 इनिशियल स्टेट है। फिर इसके आते हैं फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ DFA। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ DFA क्या होता है? DFA जो होता है 5 टपल से बनता है। पहला है Q सिग्मा Q नॉट F डेल्टा। अब Q क्या होता है? सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट होता है। सिग्मा क्या होता है? सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं, हम लोग ऑलरेडी आते हैं। Q0 क्या होता है? ये इनिशियल स्टेट होता है। और F क्या होता है? सेट ऑफ फाइनल स्टेट होता है। और जो फाइनल सेट ऑफ फाइनल स्टेट होता है वो 0 भी लेंथ का भी हो सकता है, 1 लेंथ का भी हो सकता है, 2 लेंथ का भी हो सकता है, अप टू क्या होता है टोटल नंबर ऑफ स्टेट मैक्सिमम इसका साइज हो सकता है। सो अगर डेल्टा क्या हो, ट्रांजिशन फंक्शन हो, ट्रांजिशन फंक्शन नंबर ऑफ ट्रांजिशन को शो करता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए Q क्रॉस सिग्मा ड्राइव्स Q, यानी कि Q क्या डिनोट करे? नंबर ऑफ Q स्टेट को डिनोट करता है, और एप्सिलॉन क्या होता है? इनपुट को डिनोट करता है। सिग्मा इनपुट को डिनोट करता है, और Q स्टेट को, यानी हर एक स्टेट से हर एक इनपुट लेके एक दूसरे स्टेट पे जा रहा है। फिर आते हैं कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 0 फाइनल स्टेट है, यहाँ पे 1 फाइनल स्टेट है, और ये दोनों ही DFA कैटेगरी में आते हैं क्योंकि सबका एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ DFA में तो हम लोगों ने यहाँ देखा था, सबसे पहले डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर डिपेंडेंसी है तो उसका DFA नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे A की पावर n है, B की पावर n है। अब जो B का जो नंबर है वो A के नंबर पर डिपेंड करता है। सो इसका DFA पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे अगर लैंग्वेज नंबर 2 पे देखते हैं, A की पावर n, B की पावर n, और n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ n m में भी कोई रिलेशन नहीं है। सो नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। सो यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये DFA होगा। उसके बाद आते हैं लैंग्वेज नंबर 3 पे। यहाँ पे A की पावर n था, B की पावर m था। सो n इज लेस देन m है, तो यहाँ वे बी नंबर ऑफ बी जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली नंबर ऑफ ए पे डिपेंडेंट है। सो ये DFA नहीं होगा। अब उसका लैंग्वेज नंबर 4 पे आते हैं। लैंग्वेज नंबर 4 क्या आता है? A की पावर n है, B की पावर n है, n क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, सो यहाँ पे अगर ध्यान दें, जो नंबर ऑफ B है वो नंबर ऑफ A पे डिपेंड करता है। सो ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। फिर अगर लैंग्वेज नंबर 5 को देखो, A की पावर n, B की पावर n और C की पावर n+1, n कॉमा ग्रेटर देन 1 है। सो यहाँ नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B तो आपस में इंडिपेंडेंट है, पर जो नंबर ऑफ C है वो नंबर ऑफ A और B दोनों पे डिपेंड कर रहा है। सो यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है, सॉरी डिपेंडेंसी है, तो ये DFA नहीं हो सकता। फिर उसके बाद अगली लैंग्वेज देखते हैं कि हम लोग को इसमें कंस्ट्रक्ट करना है DFA ऑफ लैंग्वेज A की पावर n, B की पावर n और n कॉमा m ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका DFA बन सकता है क्योंकि n और नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B है आपस में इंडिपेंडेंट है। तो इसके हमने लोग सबसे पहले एक्सपेंड कर लिया था। तो हम लोग को ये 2 लेंथ की स्ट्रिंग, 3 लेंथ की स्ट्रिंग और इस तरह 4 लेंथ से ऐसे बहुत सारी आ सकती हैं। सो इसको हमने और थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया जिससे हम लोग DFA बनाना ईजी हो। सो यहाँ से आया था A की पावर n, B की पावर n। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 1 A आना इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद चाहे जितने हैं, फिर अगर एक B आ गया उसके बाद चाहे जितने भी है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हमने DFA बनाया था। Q0 था, Q0 A लेके कहाँ जा रहा? Q1 पे जा रहा था, Q1 पे सेल्फ लूप था। फिर उसके बाद फिर यहाँ से A की पावर n का बन गया। फिर उसके बाद B, अगर एक भी B आता है तो फाइनल स्टेट में जाना चाहिए, और फिर उसके बाद B का सेल्फ लूप था, B का सेल्फ लूप लगा दिया। और जो फिर इसको DFA बनाने के लिए हमने चेक किया कि यहाँ पे B का ट्रांजिशन नहीं था और यहाँ पे A का ट्रांजिशन नहीं था। सो हम लोग को यहाँ पे डेड स्टेट लगाना पड़ा। सो इसलिए नंबर ऑफ स्टेट क्या हो जाएंगे? इसमें 4 हो जाएंगे इसके DFA में। सो अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था A की पावर n, B की पावर n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, m की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अब इसका सोल्यूशन क्या था? एक लैंग्वेज हम लोगों ने लिया, सॉरी लैंग्वेज को हम लोग एक्सपेंड किया था। सो इसमें क्या था? एक सिंगल टर्म A, सबसे छोटी लैंग्वेज B आ सकती है, फिर 2 लेंथ में A B आ रही थी, B भी आ रही थी, बहुत सारी लैंग्वेज। इसको भी हम लोग जनरलाइज करते हैं। यहाँ हम लोग देखिए, अगर एक की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, A की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने A* लगा दिया, और * क्या डिनोट करते हैं? A की ऑल पॉसिबल वैल्यू इंक्लूडिंग 0।
जीरो नंबर ऑफ ए। सो यहाँ पे ए एस्ट्रिक लगा दी, ए की कितनी वैल्यू हो सकती है, 0 से 1 से कोई दिक्कत नहीं है, सारी एक्सेप्ट होगी। फिर उसके बाद बी की एटलीस्ट 1 वैल्यू तो होनी चाहिए, तो इसलिए हमने एटलीस्ट 1 भी लगा दिया है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर अगर एक बी आ गया उसके बाद कितनी बी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो बी एस्ट्रिक लगा दिया। बी एस्ट्रिक मतलब 0 नंबर बी भी हो सकता है, 1 नंबर बी हो सकता है, ऑल बी हो सकते हैं। तो अब इसका DFA बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ ए एस्ट्रिक है, तो पहले स्टेट में ए का हमने सेल्फ लूप लगा दिया, और एस्ट्रिक जो होता है सेल्फ लूप को ही डिनोट करता है। फिर उसके बाद बी आया, बी आने के बाद हम लोग को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हम लोग की सबसे छोटी लैंग्वेज, सबसे छोटी जो स्ट्रिंग बन रही है वो बी बन रही है, तो बी को एक्सेप्ट किया। अब बी के बाद बी का सेल्फ लूप लगा दिया। अब फिर हम लोग चेक किया क्या इतनी जो लैंग्वेज है वो DFA है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग देखा Q0 तो ओके था, ए का भी एक ट्रांजिशन, बी का भी एक ट्रांजिशन। फिर हम लोग यहाँ पे देखा Q1 का, बी का तो एक ट्रांजिशन था बट ए के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं, तो ए को ट्रांजिशन बनाने के लिए डेड स्टेट लगा दिया। सो यहाँ पे नंबर और स्टेट 3 हो जाएगा, नंबर स्टेट 3, और ये हम लोग का DFA बन के रेडी है। फिर अगला क्वेश्चन देखा था ए की पावर एन, बी की पावर, ये तो सेम था, यहाँ कंडीशन को रिवर्स कर दिया था, एन की वैल्यू एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, एम की वैल्यू एटलीस्ट 0 चाहिए। फिर हम लोग ने इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लिया था, तो 1 लेंथ का ए आएगा, 2 लेंथ का डबल ए आएगा, 3 लेंथ का ए, सॉरी 2 लेंथ का ए बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, और भी आ सकते हैं। सो हम लोग ने इसको जनरलाइज कर दिया, तो यहाँ पे देखा मिनिमम 1 नंबर ऑफ ए आना ही आना है। सो ए आ गया, फिर उसके बाद हमने देखा एक बार ए आ गया उसके बाद कितने सारे भी आ सकते हैं। फिर हम लोग ने यहाँ पे ए एस्ट्रिक लगा दिया। फिर उसके बाद हम लोग देखा कि अगर ए के सारे कॉम्बिनेशन आ गए उसके बाद बी का देखते हैं, तो बी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इन्फानाइट भी हो सकता है, तो हम लोग बी का एस्ट्रिक लगा दिया। सो यहाँ से हम लोग का एक थोड़ा सा जनरल टर्म बन गया जिससे हम लोग DFA बनाना, इस जो इसी जनरल टर्म को हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। सो हम लोग अभी आज पढ़ेंगे उसको। सो यहाँ पे अगर देखें Q0 सॉरी पहले तो स्टार्टिंग स्टेट Q0 लेते हैं, Q0 में ए आ गया, ए आने पर हम लोग का लैंग्वेज एक्सेप्ट होना चाहिए, तो ए के फाइनल स्टेट में जा गया जो Q1 है। अब Q1 में एक आने के बाद कितने सारे भी आ जाए सारे एक्सेप्ट होंगे, सो कितने सारे भी आ गए सारे एक्सेप्ट होंगे। फिर उसके बाद हमने देखा अगर एक बी आ जाता है तो वो भी एक्सेप्ट होगा, और उसके बाद कितने सारे बी आते हैं वो भी एक्सेप्ट होंगे, तो बी का यहाँ सेल्फ लूप लगा दिया। फिर उन्होंने चेक किया कि ये DFA तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे Q0 में बी का कोई ट्रांजिशन नहीं था और Q1 में ए का कोई ट्रांजिशन नहीं था। इसका DFA बनाने के लिए हमने यहाँ पे डेड स्टेट लगा दिया। सो यहाँ पे हम लोग का DFA कंप्लीट होता है, टोटल नंबर स्टेट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे इसमें। उसके बाद आते ए के एल इक्वल टू ए की पावर 2n। अब 2n दिया है, सो यहाँ पे हम लोग इसको एक्सपैंड करके लिखा ए स्क्वायर, ए की पावर 4, ए की पावर 6। सो यहाँ पे ये हम लोग को जनरल टर्म आ गया। अब इसका हम लोग डायरेक्ट DFA बना लिए थे। सो पहले Q0 है, Q0 से मिनिमम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है जो कि ए स्क्वायर है। सो एक बार ए आए, 2 बार ए एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गैप है, अगर तीसरी बार ए आता है तो एक्सेप्ट नहीं होगा, चौथी बार ए एक्सेप्ट हो जाएगा, पाँचवीं बार नहीं आएगा। सो एक एक का गैप है। सो हमने एक Q2 से Q1 का क्या बोलते हैं ट्रांजिशन बना दिया। इससे क्या हुआ, एक गैप होके एक्सेप्ट होने लगा। ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन से आया था। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मिनिमम नंबर स्टेट 3 है। सो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, फिर हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी या DFA बनाने की कंडीशन पढ़ी थी। तो अगर कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तभी हम लोग उसको DFA बना सकते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ए की पावर 2 की पावर n है, n क्या है, ग्रेटर या आर इक्वल टू 1 है। अगर यहाँ पे देखो इसका हम लोग DFA नहीं बना सकते, यहाँ पे कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे ए स्क्वायर ए की पावर 4 होती है, यहाँ पे ए स्क्वायर का डिफरेंस है, यहाँ पे ए की पावर 4 है, ए की पावर 8 है, तो यहाँ ए की पावर 4 का डिफरेंस, तो यहाँ पे कोई खास कॉमन डिफरेंस मिल नहीं रहा है। सो इसका DFA बनाना पॉसिबल नहीं था। फिर हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा था कि DFA बनाने के साथ डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ रेगुलर लैंग्वेज पर क्वेश्चन किए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है जिसका DFA बनाना पॉसिबल होता है। पहले ए की पावर एन, ए की पावर एन की पावर एन। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कोई कॉमन डिफरेंस क्लियरली नहीं दिख रहा है, सो इसका DFA बनाना पॉसिबल नहीं। फिर ए की पावर पी क्या है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, कोई रैंडम नंबर ही होता है, कुछ पैटर्न नहीं होता, कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता प्राइम नंबर के बीच में, सो इसका भी DFA बनाना पॉसिबल है। अब यहाँ पे लैंग्वेज देखते हैं एल इक्वल ए की पावर के। अब ए की पावर के या के इज़ ऑड नंबर है, सो ऑड नंबर को देखिए ए पावर 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 का दिख रहा है यानी ए स्क्वायर का, सो इसका DFA बनाना पॉसिबल है। अब DFA बनाना पॉसिबल तो इसका रेगुलर लैंग्वेज, ये एक रेगुलर लैंग्वेज है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं।
ओके नेक्स्ट। तो अब तक हम लोग क्या किया, लैंग्वेज से हम लोग DFA बनाना सीख गए हैं। अब DFA से हम लोग लैंग्वेज बनाना देखते हैं। सो DFA हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, कुछ गंदा सा डायग्राम दिया गया, इससे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज होगी जो ये DFA एक्सेप्ट करता है। स्टार्टिंग विद BB। अब हम लोग को ये देखना है कि ऐसी स्ट्रिंग क्या था, ओके। सो पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, इसमें हम लोग को ये DFA बना के दिया गया। हम लोग से कुछ क्वेश्चन पूछा है कि ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें जो लैंग्वेज दी गई वो DFA एक्सेप्ट करता है कि नहीं। सो स्टार्टिंग विद BB यानी कि ऑल द स्ट्रिंग जो स्टार्ट कर रही है BB से सिर्फ वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लियरली AB एक्सेप्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में अगर A आ रहा है तब भी एक्सेप्ट हो रही है, जैसे कि यहाँ ABB स्ट्रिंग आ रही है वो भी एक्सेप्ट हो रही है। सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं स्टार्टिंग विद BB, सॉरी एंडिंग विद BB। अब एंडिंग विद ऑल द स्ट्रिंग जो BB से एंड हो रही है सिर्फ वही एक्सेप्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे A का सेल्फ लूप लगा हुआ है फाइनल स्टेट पे, तो यहाँ पे BB जैसे एक लैंग्वेज वो भी एक्सेप्ट होगी, तो यहाँ पे भी ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है कंटेन एटलीस्ट टू बी। एटलीस्ट टू बी मतलब जितनी भी स्ट्रिंग है जिसमें टू बी आता है वो सारी एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था BAB करके एक स्ट्रिंग है, तो BAB स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही क्योंकि BAB यानी ये Q2 पे आ गया, सॉरी Q1 पे आ गया, Q1 पे आके रुक रहा है जो कि नॉन फाइनल स्टेट है। तो फाइनल स्टेट नॉन फाइनल पे कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होती। तो ये ऑप्शन भी गलत हो, तो और कोई नन ऑफ दिस ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सेम ही क्वेश्चन थे में हम लोग को ये कुछ ऐसा DFA बना के दिया गया है और हम लोग से पूछा गया स्टार्टिंग विद 0 0। अब यहाँ पे देखते हैं जितनी भी स्ट्रिंग होगी वो स्टार्ट अगर 0 0 से कर रही है सिर्फ वही एक्सेप्ट होनी चाहिए। सो यहाँ पे देखिए 1 से भी स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट हो रही है, सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब क्या सब स्ट्रिंग 0 0, सो ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें सब स्ट्रिंग 0 0 वो सारी एक्सेप्ट होनी चाहिए। सो जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था 1 0 0 ये एक्सेप्ट हो रहा है, 0 0 0 एक्सेप्ट हो रहा है, 0 0 1 ये एक्सेप्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा क्योंकि 0 0 1 Q0 पे आके एंड हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर अब अगला आते हैं, इसमें क्या है, ये हम लोग को DFA दिया गया, नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट पूछा गया है और ये JEE मेंस का PYQ था, सॉरी JEE मेंस ये गेट का PYQ था। और इसके लिए सबसे पहले हमने 2 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करके देखा तो सिर्फ एक स्ट्रिंग आ रही है। फिर 3 लेंथ की करके देखा तो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग आ रही है। फिर 4 लेंथ की करके देखा तो 4 आ रही है। 5 लेंथ की करके देखा तो ये 1 1 1 एंड 2 की पावर 3 ये लोग पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया था। तो फॉर n की देखते हैं तो डबल 1 तो होगा, फिर n-2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये 2 की पावर n-2 टाइम हो जाएगा। n की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर और इक्वल टू 2, क्योंकि जो लेंथ है वो 2 है, 3 है, 4 है, 2 से कम लेंथ नहीं हो रही है, यानी 0 1 साइज की लेंथ नहीं हो रही है। सो इसकी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 की पावर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। सो मिनिमाइजेशन ऑफ DFA हम लोग पढ़ रहे थे, तो मिनिमाइजेशन की ज़रूरत क्या पड़ी ये हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ, आगे कोई लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज दिया गया तो उसके बहुत सारे DFA पॉसिबल हैं। सो अगर हम मिनिमाइज DFA बनाते हैं तो केवल एक ही मिनिमाइज DFA एग्जिस्ट करता है। सो DFA को ईजिली रिकॉग्नाइज करने के लिए और DFA से ईजिली हम लोग लैंग्वेज जनरेट करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं मिनिमाइजेशन का। सो इन मिनिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज, सॉरी कंप्लीट लैंग्वेज। कंप्लीट लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें अगर किसी DFA में सारे स्टेट फाइनल स्टेट हो जाएं तो कंप्लीट लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है। फिर उसके बाद दूसरा होता है एम्प्टी लैंग्वेज। एम्प्टी लैंग्वेज क्या होती है, अगर सारे स्टेट नॉन फाइनल स्टेट हो तो वो एम्प्टी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट लैंग्वेज है, यहाँ पे भी कंप्लीट लैंग्वेज क्यों, क्योंकि जितने स्टेट हैं वो सारे फाइनल स्टेट हैं। सो यहाँ से हम लोग जो मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम पढ़ेंगे वो स्टेट इक्विवेलेंस एल्गोरिथम हम लोग पढ़े थे। और ये हम लोग एक और तरीका पढ़े थे कि अगर इसी डायग्राम को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे देखा Q0 A लेके Q1 पे जा रहा है। सो हम लोग इसको ऐसे मैथमेटिकली सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एक ट्रांजिशन को डिनोट करता है। डेल्टा क्या कह रहा है कि Q0 A लेके Q1 पे जा रहा है, तो इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा Q0, A इक्वल टू Q1। फिर इसको बोलते हैं ट्रांजिशन सिंबल, इसको ऐसे लिखिए डेल्टा Q1, A गोज टू Q1। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं Q1 A लेके Q1 पे जा रहा है, सो Q1, A इक्वल टू Q1।
सो हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट इक्विवेलेंस क्या कह रहा है। स्टेट इक्विवेलेंस कह रहा है हम लोग के पास अगर दो स्टेट Q1 Q2 है, तो Q1 भी x लेके और Q2 भी x लेके किसी न किसी स्टेट पे जाना चाहिए, या तो फाइनल हो सकता है नॉन फाइनल हो सकता है। जनरल नॉलेज है, उसी को स्टेट इक्विवेलेंस थ्योरम स्टेट इक्विवेलेंस के नाम से जानते हैं। सो मिनिमाइजेशन सबसे पहला होता है एलिमिनेशन ऑफ इनएक्सेसिबल स्टेट। सो इनएक्सेसिबल स्टेट क्या होती है, जहाँ पे हम लोग पहुँचना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे जो जी है वो इनएक्सेसिबल स्टेट है, यहाँ पे जी तक पहुँचना पॉसिबल नहीं था। तो स्टेप 1 में क्या होता है, रिमूव कर देना है ऐसे स्टेट को। तो हम लोगों ने इसको इससे रिमूव कर दिया था माइंड में या फिर डायग्राम में से कट लगा दिया था। फिर उसके बाद हम लोग क्या किया था, इसका ट्रांजिशन टेबल बना लिया था इस DFA का। सो यहाँ पे सबसे पहले स्टेट लिख लिया, फिर उसके बाद 0 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया, 0 1 क्यों, 0 1 है इनपुट सिंबल स्टेट, फिर उसके बाद इनपुट लिख लिया। तो सबसे पहला स्टेट था यहाँ पे इनिशियल स्टेट आ गया जो ए है। ए क्या कर रहा है, 0 लेके बी पे जा रहा है, ए 1 लेके सी पे जा रहा है। इस तरह ए का बना लिया, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, फिर एफ का, और ई का, फिर एफ का। यानी जितने स्टेट थे वो सारे स्टेट बना दिए एक्सेप्ट फॉर द इनएक्सेसिबल स्टेट। यानी जी को जो हम लोग हटाया तो इसका हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम में यूज़ नहीं किया। अब जितने ही फाइनल स्टेट थे उन्हें सर्कल से डिनोट कर दिया और इनिशियल स्टेट को एरो से डिनोट कर दिया। फिर उसके बाद आते हैं, अब इससे हम लोग का ट्रांजिशन टेबल बन गया। तो सेम वही टेबल को मैंने यहाँ पे वाकई बना दिया है। और फिर ये स्टेप 2 अगर हम ध्यान से देखें तो स्टेप 2 में क्या था, नॉन फाइनल और फाइनल को हम लोगों ने एक ही अलग अलग सेट में कर दिया। अब हम लोग चेक करना है कि ये जो हम लोग नॉन फाइनल और फाइनल एक सेट में वो आपस में इक्विवेलेंस है कि नहीं। सबसे पहले हमने ए और बी का चेक किया। ए बी के लिए हम लोग टेबल देखा। सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं, ए जो है 0 लेके बी में जा रहा है और बी 0 लेके ए में जा रहा है। तो ए और बी अगर एक ही सेट में है, सो यहाँ पे देख सकते हैं ए बी एक ही सेट में है, सो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। तो ए इक्वल टू बी हो गया। अब बी और एफ को चेक करते हैं, बी ऑफ एफ आपस में इक्विवेलेंट है कि नहीं। सो यहाँ पे देखिए बी और एफ देखते हैं, यहाँ पे 0 लेके ए पे जा रहे हैं, यहाँ पे एफ पे जा रहा है। सो यहाँ पे ए और एफ ये आपस में इक्विवेलेंट है। यहाँ पे बी और 1 लेक कहाँ जा रहा है, डी पे जा रहा है। एफ 1 लेक कहाँ जा रहा है, एफ पे जा रहा है। सो क्या डी और एफ एक ही स्टेट पे हैं, डी यहाँ पे एफ यहाँ पे है, तो अलग अलग सेट पे हैं। सो बी एफ के इक्विवेलेंट नहीं है। अगर ए बी की इक्विवेलेंट है और बी एफ के इक्विवेलेंट नहीं, तो ए बी एफ के इक्विवेलेंट नहीं होगा। सो एफ को अलग सेट पे रख दिया हम लोगों ने। ए बी एक सेट पे क्योंकि ए बी इक्विवेलेंट है, एफ किसी के इक्विवेलेंट है, एफ इसलिए सिंगल्टन सेट में है। उसके बाद हमने डी ई सी को भी चेक किया था। सो डी और सी इक्विवेलेंस थे। सो यहाँ पे फेज 2 स्टेप 2 का फेज 2 कंप्लीट होता है। फेज 3 पे हम लोग आते हैं। तो फेज 3 के लिए हम लोग चेक करेंगे, ये फेज 3 के लिए हम लोग ये फेज 2 के को एज अ ओरिजिनल स्टेप मान के चलेंगे, मतलब इसमें कंपैरिजन करें। सो ए और बी का चेक करते हैं। सो ए बी एक सेट में आना चाहिए, यस ए बी एक सेट में आ रहा है। फिर सी डी एक सेट में आना चाहिए, सी डी एक सेट में आ रहा है, ये तो सी डी यहाँ पे आ रहा है। सो ए बी फिर ए बी आपस में इक्विवेलेंट, ए बी इक्विवेलेंट, एफ तो सिंगल्टन था तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं। फिर अगर डी ई सी को चेक करेंगे तो ये भी आपस में इक्विवेलेंट था। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो फेज 2 इक्वल आ गए, और जहाँ पे दो फेजेस इक्वल आ जाते हैं तो वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, और यही हम लोग का मिनिमम स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिनिमाइजेशन स्टेट, यहाँ पे 1 2 3 टोटल 3 सेट है, तो 3 नंबर ऑफ स्टेट हो जाएंगे मिनिमल DFA। सो उसी का हम लोग DFA बना लिया था। अब आगे आते, आगे क्या होता है, सेम क्वेश्चन वालों को ऐसा कुछ DFA दिया गया, सेम पूछा गया, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट पूछा है। और यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल देखते हैं। ट्रांजिशन टेबल क्या होता है, स्टेट होता है ए कॉमा बी है, सॉरी स्टेट है और ए और बी इनपुट सिंबल है। तो सबसे पहले देखते हैं Q0 को तो इसी का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 में Q3 को रिमूव कर दिया था क्योंकि Q3 इनएक्सेसिबल स्टेट था। सो इसलिए हमने Q3 ट्रांजिशन टेबल पे नहीं बनाया। Q0 इनिशियल स्टेट है, Q1 Q2 फाइनल स्टेट है। तो अब स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है, सबसे पहले नॉन फाइनल, और सबसे पहले जो नॉन फाइनल है और जो फाइनल है उसको एक सेट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद Q0 को चेक करने की जरूरत नहीं, Q0 सिंगल्टन से, तो Q1 Q2 चेक करते हैं। सो Q1 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए लेके Q1 एक ले Q2 पे जा रहा है और Q2 ए ले Q1 पे जा रहा है। Q1 Q2 एक सेट पे होने चाहिए, हाँ Q1 Q2 एक सेट पे है। सिमिलरली यहाँ पे देखें बी का Q1 पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। सो Q1 Q2 फिर से एक सेट में होना चाहिए, फिर से वो एक सेट में। सो यहाँ पे देखें कि स्टेप 2 का फेज़ 1 फेज़ 2 इक्वल आ रहा है। तो अगर दो स्टेप अगर इक्वल आ जाते हैं तो वहीं पे स्टॉप कर देना है। और ये हम लोग का नंबर ऑफ जो स्टेट नंबर ऑफ सेट जो बचा है वही हम लोग का नंबर स्टेट हो जाएगा मिनिमल DFA में। ओके, सो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में सिमिलर ही था, हम लोग ऐसे कोई डायग्राम दिया गया था और हम लोग से वही मिनिमाइजेशन करने को पूछा था। तो सबसे पहले उन्होंने ऐसे
यहाँ पे डेड स्टेट रिमूव कर लिया, तो डेड स्टेट यहाँ पे कुछ था नहीं, डेड स्टेट ने इनएक्सेसिबल स्टेट रिमूव किया था, जो कि यहाँ पे कुछ था ही नहीं। सो स्टेप 1 में ब्लैंक था। स्टेप 2 में हम लोगों ने इसका बड़ा डायग्राम बना लिया था। अब डायग्राम बनाने के बाद हम लोग चेक किया नॉन फाइनल को एक साइड में और फाइनल को एक साइड में। यहाँ फाइनल स्टेट एफ था तो एफ एक सिंगलटन स्टेट हो गया। फिर हमने चेक किया क्या ए बी आपस में इक्विवेलेंट है, ए बी में क्या है बी बी है, ये तो सेम ही सेट में होगा। उसके बाद यहाँ सी डी आता है, सी डी चेक किया सेम सेट में, यस सेम सेट में। सो ए बी आपस में इक्विवेलेंट है। सो ए बी सी का हम लोग चेक कर लिया। बी सी का चेक करते हैं तो बी बी तो सेम ही है। अब यहाँ पे सी डी को चेक करते हैं, सी डी भी आपस में एक ही सेट में है। सो ए और बी और सी ये आपस में इक्विवेलेंट हो गए। अब सी डी को चेक करते हैं, अब सी डी को चेक करते हैं, बी बी एक ही सेट में है। सो ये ओके है यहाँ पे। और सी एफ को चेक करते हैं, सी और एफ, सी तो यहाँ पे नॉन फाइनल सेट में है और एफ अलग सेट में है। सो सी और डी आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। ए इक्विवेलेंट बी हो गया, बी इक्विवेलेंट सी हो गया, सी इक्विवेलेंट डी नहीं है। सो डी किसी के भी इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो डी को हम लोगों ने सिंगलटन सेट पे कर दिया और एफ फाइनल सेट था ही। अब फिर से हम लोग फेज 2 के फेज 3 स्टेप 2 के फेज 3 में आते हैं। अब फेज 3 में आने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ए बी सी एक सेट में है। सो ए और बी को चेक करते हैं, अभी भी क्या है इक्विवेलेंस है। सो ए बी को अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे बी बी आता है, यहाँ पे सी डी आता है। सो बी बी तो एक ही होगा, सी और डी, सी डी यहाँ पे अलग अलग हो गए। सो यानी ए इक्विवेलेंट बी नहीं है। सो हम लोग ने ए इक्विवेलेंट बी नहीं है, तो ए को अलग सेट में बनाया, बी को अलग सेट बनाया। फिर हम लोग चेक कर लिए ए सी को चेक करते हैं कि ए सी इक्विवेलेंस है। सो ए सी इक्विवेलेंस चेक करते हैं, ए का यहाँ बी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है। सो ये तो सेमी सेट पे होगा, यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है, ये भी इक्विवेलेंस होगा। सो यहाँ पे चेक देखिए, सो ए सी तो इक्विवेलेंट है पर बी इक्विवेलेंट नहीं है। अगर ए बी के इक्विवेलेंट नहीं है और ए सी के इक्विवेलेंट है, सी भी बी के इक्विवेलेंट नहीं होगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने बी को अलग सेट में बना दिया, डी को अलग सेट में बना दिया, एफ को अलग सेट में बना दिया। फिर उसके बाद हमने दोबारा ए सी को सिर्फ चेक किया, क्योंकि बी डी एफ ये सिंगलटन सेट है। तो ए सी को फिर से चेक किया हम लोगों ने। सो यहाँ पे बी बी सी सी ये सब ये तो एक ही सेट में होंगे, सी और सी एक ही सेट में, बी बी एक ही सेट में, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 स्टेट हो गए मिनिमम डी एफ ए में। फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी एफ ए। डी एफ ए कॉम्प्लीमेंट सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है। नॉन फाइनल को फाइनल बना दो और फाइनल को नॉन फाइनल बना दो बस। और इसमें नंबर ऑफ स्टेट सेम होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक लैंग्वेज हम लोगों ने लिया है, कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है, लेट्स से इसको एल बोलते हैं। और इसका कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो जो फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल बन जाएगा, नॉन फाइनल फाइनल स्टेट बन जाएगा। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्टली 4 होना चाहिए। अब एग्जैक्टली किस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एग्जैक्टली 4 में क्या होता है, n+2 होता है। n+2 यानी कि टोटल 6, 4 + 2 यानी 6 आ जाएगा। और यहाँ पे एक डेड स्टेट जरूर आता है, यानी +2 वाले केस में सारे में डेड स्टेट आएगा। फिर अगला क्या था, लेंथ क्या हो एटलीस्ट 4। अब एटलीस्ट के केस में क्या होता है, n+1 होता है, n+1 होता है। सो यहाँ पे डेड स्टेट नहीं आता है, तो यानी n+1 4 + 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एटमोस्ट का केस आता है। अब एटमोस्ट के केस में क्या होता है, n+2 होता है, यहाँ पे डेड स्टेट आ जाएगा, टोटल 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा, एक डेड स्टेट आएगा। सो डिविजिबल बाय n के लिए डायरेक्टली n होता है, यानी कि डिविजिबल 4 के लिए 4 स्टेट हो जाएगा। सो अगर इसको हम लोगों ने एक जगह लिख लिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखिए एग्जैक्टली n, एग्जैक्टली n क्या होता है, n+2 होता है। एटलीस्ट के लिए क्या होता है, n+1 होता है। डिविजिबल बाय के लिए n होता है। एटमोस्ट के लिए n+2 होता है। एग्जैक्टली और एटमोस्ट ये वाले डेड स्टेट में आएंगे। इसमें डेड स्टेट आता है तो इसलिए n+2 होता है। अब आते हैं नंबर ऑफ ए एग्जैक्टली 5। चाहे लेंथ पूछे चाहे ए पूछे, सेम ही चीज़ है। नंबर ऑफ ए एग्जैक्टली 5 क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली के लिए n+2 हम लोगों ने पढ़ा है। सो 5 + 2 7 हो जाएगा। एग्जैक्टली के 2 + 2 4 हो जाएगा। और यहाँ डिविजिबल बाय 3 है, तो डिविजिबल बाय 3 के लिए 3 हो जाएगा। नॉट डिविजिबल बाय 4 के लिए 4 होगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सिर्फ नॉन फाइनल फाइनल चेंज होता है, नंबर ऑफ स्टेट सेम होती है। सो आगे देखते हैं। अब आगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ डी एफ ए कंडीशन, मतलब 2 कंडीशन का प्रोडक्ट दिया गया होगा, जैसे नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाय 3 है, नंबर ऑफ बिट डिविजिबल बाय 3।
सो यहाँ पे इसका अलग कैलकुलेट किया, इसका अलग कैलकुलेट किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाय 3, तो इसका 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 9 आ गया। फिर यहाँ पे आया नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाय 2 या डिविजिबल बाय 3, तो 2 इंटू 3 6 आ गया, डिविजिबल बाय 2 एटलीस्ट 4। अब एटलीस्ट के केस में क्या होता है, n+1 होता है, 3+1 हो गया, डिविजल 2 हो जाए, सो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एटलीस्ट के केस में 2 है और यहाँ पे एटलीस्ट 3 है, सो 2+1 3, 3+1 4, 12 आ गया आंसर। और फिर यहाँ पे है, यहाँ पे कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ ए एग्जैक्टली 2 है और यहाँ पे नंबर ऑफ बी एटलीस्ट 2 है। तो एग्जैक्टली 2 का देख n+2 होता है और एटलीस्ट के लिए तो 2+1 हो गया, और तो यहाँ पे टोटल 12 आना चाहिए, बट ये 12 गलत आंसर है क्योंकि यहाँ पे अगर हम ध्यान देखें एग्जैक्टली केस में क्या होता है, डेड स्टेट होता है और डेड स्टेट को हम लोग कंसिडर नहीं करते वो फाइनली, क्योंकि डेड स्टेट को हम लोग रिमूव करके और फाइनल में ऐड करते हैं। तो अगर यहाँ पे देख एग्जैक्टली केस में क्या n+2 का, सो n+2 और एक डिजिट हटा देंगे तो n+1 बचेगा, तो 2+1 यहाँ पे आ जाएगा 3, और एटलीस्ट केस में भी 2+1 3 और टोटल 9 हो जाएगा। 9 में लास्ट में जो एक डेड स्टेट रिमूव किया था उसको हम लोग ऐड करके यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो टोटल 10 आंसर होगा। फिर यहाँ पे देख एटमोस्ट 3 और एग्जैक्टली 3 है, एटमोस्ट के लिए n+1 डेड स्टेट हटा दिए, यहाँ पे भी एग्जैक्टली के लिए n+1 डेड स्टेट हटा दिया, सो यहाँ पे आ गया 3+1 यानी कि टोटल 16 आ गया, +1 कर दिया तो 17 आ गया। अब यहाँ पे नॉट डिविजिबल बाय 2 और बी इज एग्जैक्टली 3, तो नॉट डिविजिबल बाय 2 के लिए 2 है और बी एग्जैक्टली 3 के लिए 3 है, तो टोटल यहाँ एग्जैक्टली 3 के लिए क्या होगा, 3+2 -1 डेड स्टेट हटा दिया, तो 3+1 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8+1 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ 0 एग्जैक्टली 4, नंबर ऑफ 1 एग्जैक्टली 2 है। सो यहाँ पे अगर ध्यान देखें तो दो अलग अलग कंडीशन है, उनको एंड कर दिया, तो पहले वाला फॉर्मूला लेंगे एग्जैक्टली के लिए n+1 n एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, n+1 -2 है और यहाँ पे 2+2 -1 है, तो यहाँ पे 15 +1 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 डेड स्टेट के लिए है। सो यहाँ पे अगर एक और है एंड पूछा गया, दोनों के लिए सेम नंबर ऑफ फाइनल स्टेट, सॉरी सेम नंबर ऑफ स्टेट होगा, ओनली फाइनल स्टेट चेंज होता है। ठीक है, अब चलते हैं। सो यहाँ पे क्या था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिविजिबल बाय 2 और 4। सो यहाँ पे हम लोग लास्ट में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा जो हम लोग आगे देखते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 2 और 4 को देखते हैं, 2 4 को डिवाइड कर दे रहा है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये स्टेप नंबर 1 का है, और स्टेप नंबर 1 में भी और केस में क्या होता है, HCF लेते हैं, HCF 2 और 4 के HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिविजल ऑफ 2 और 4 है, सो 2 और 4 को अगर ध्यान से देखें तो अपन डिविजल कर रहे हैं या एंड का केस, एंड के केस में LCM हो जाता है, और LCM के लिए 2 और 4 का LCM 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 और 4 दिया है, 3 4 को डिवाइड नहीं करना, तो 4 3 को डिवाइड करते हैं, तो स्टेप नंबर 2 होगा, स्टेप नंबर 2 है, तो सीधा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, LCM ले लेना, LCM क्या आएगा 12 आएगा। यहाँ पे देखो 6 और 8 है, सेम दोनों अपन डिवाइड नहीं कर रहे, तो LCM लेके डायरेक्ट 24 कर दिया। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एज डिविजिबल बाय 6 है, नंबर ऑफ बी डिविजिबल बाय 8 है। सो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये जो नंबर ऑफ 6 डिविजिबल, नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाय 6 है, ये ए पे कंडीशन 6 जो है ए के लिए दिया गया है, और ये डिविजिबल बाय कंडीशन बी के लिए दिया गया है। सो अगर यहाँ ध्यान से देखो तो दोनों अलग अलग पे कंडीशन, अगर सेम पे कंडीशन हो रही है सो ये LCM SCF वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो रही, तो अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। सो डिविजिबल के लिए डायरेक्ट n होता है, 6 × 8 48 हो गया। अब आते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो वही जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी को हम लोग देख लेते हैं। तो अगर पहला केस क्या है, अगर दो नंबर जो दिए हैं वो आपस में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, कोई भी एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, और एंड दिया है तो LCM आएगा, और दिया तो SCF आएगा, अदरवाइज यानी कि आपस में डिवाइड नहीं कर रहा तो कुछ भी दिमाग लेगा, LCM यूज़ कर लेना, बस उससे आंसर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे फिर वही एक क्वेश्चन देख लिया, नंबर ऑफ या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो डिविजिबल बाय 4 और 4 और 6 है। तो यहाँ पे क्या है, 4 6 को डिवाइड नहीं कर रहा, ना 6 4 को डिवाइड कर रहा, और ये स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 है, दिमाग नहीं लगाना, सीधे LCM लगा देना, हो गया। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया गया है, मिनिमल DFA बनाना है, स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट दिया गया है A, B, जहाँ पे क्या होगा, सेकेंड इनपुट होगा वो A होगा और फ्रॉम RHS होगा। सो इसके लिए डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर n है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे, सो 2 की पावर n यहाँ पे सेकेंड स्टेट दिया गया है, सेकेंड इनपुट दिया गया फ्रॉम राइट हैंड साइड,
सो यहाँ पे टोटल 4 हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ हम लोग को सिर्फ राइट हैंड साइड वाला कॉन्सेप्ट, अगर हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड से दिया गया तो हम लोग DFA बना के ही ट्राई सॉल्व करना होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या, थर्ड इनपुट फ्रॉम थर्ड सिंबल फ्रॉम RHS इज ए, थर्ड सिंबल फ्रॉम RHS इज ए। सो यहाँ पे अगर मिनिमल DFA की बात करें, सीधा सीधा 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। सो 8 इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे DFA का पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ने के लिए NFA की जरूरत थी, तो हम लोग NFA पढ़ाते। NFA क्या होता है, NFA का सबसे बेसिक मोस्ट एडवांटेज क्या, कंस्ट्रक्शन ईजी है। हम लोग को दिमाग लगाना कि एक ट्रांजिशन है, जीरो ट्रांजिशन है कि नहीं है, सब ओके है। और DFA और NFA जो हम लोग आज तक DFA पढ़ चुके हैं अब तक, सब NFA होते हैं, पर सारे NFA DFA नहीं होते हैं, क्योंकि DFA इज सबसेट ऑफ NFA है। और नो मिनिमल DFA इज़ पॉसिबल, DFA में मिनिमाइजेशन हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये सब पॉसिबल नहीं है। और लैंग्वेज रिकॉग्निशन इन DFA इज़ पॉसिबल, ईजी है। DFA बनाना कॉम्प्लेक्स है, बट उसको रिकॉग्नाइज करना पॉसिबल है कि कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पर NFA में ये चीज़ मुश्किल होता है। और अगर हम लोग बात करें NFA क्या होता है, ये जो NFA की जो वैलिड स्ट्रिंग है वो नॉन फाइनल स्टेट पे जाके भी एक्सेप्ट हो सकती है। सो अब आगे देखते हैं इन NFA क्या होता है। हाँ, NFA में 1 फाइनल स्टेट होना जरूरी है। अगर NFA में 1 फाइनल स्टेट नहीं है तो रॉन्ग NFA है। जैसे DFA में क्या होता है, 0 फाइनल स्टेट भी हो सकते थे, बट इसमें पॉसिबल नहीं है। और NFA में देखें तो NFA भी सेम ही 5 टपल का होता है और सब कुछ सेम होता है, खाली ट्रांजिशन फंक्शन चेंज होता है। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, Q क्रॉस सिग्मा 2 की पावर n। 2 की पावर n क्या बताता है, हम लोग के पास नंबर ऑफ वेज दिखाता है कि हम लोग या तो हम लोग उस सिंबल का यूज़ करके ट्रांजिशन कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला कि हर एक स्टेट से हर एक सिंबल नहीं निकलेगा, या तो हो सकता ट्रांजिशन हो या तो हो सकता नहीं भी हो। सो ये 2 की पावर Q यही दिखाता है कि वो स्टेट से ट्रांजिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर हम लोग सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए थे, तो हम लोग को NFA बनाना है जिसमें स्टार्टिंग सिंबल है वो एंडिंग सिंबल से डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई स्ट्रिंग हो A से स्टार्ट हो रही है तो एंड B से होनी चाहिए, अगर B से स्टार्ट हो रही है तो A से एंड होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमने डायरेक्टली NFA बना दिया था। सबसे पहले अगले स्ट्रिंग ले लिया था, सो इनपुट ले लिया। अगर A आता है तो उसके बाद B जरूर आना चाहिए, उसके बाद A आता है, उसके बाद B आता है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। A और B के एक एक सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हो, तो हमने एक सारे कॉम्बिनेशन बना दिए। फिर अगर B आता है, सो B आने के बाद A आना चाहिए, और A और B और A के बीच में, B और A के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस स्टेट में देखें तो B के 2 ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे A के 2 ट्रांजिशन है। सो कोई दिक्कत नहीं है, NFA में सब ओके है। और यहाँ पे देख सकते फाइनल स्टेट में एक भी ट्रांजिशन नहीं है, तो ये भी NFA है। ये DFA नहीं है बट NFA है। अब आते हैं ईच स्ट्रिंग हैविंग 0 0 1। सो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कर दिया 0 0 1 ले लिया, उसके आगे कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है, पीछे भी कुछ स्ट्रिंग हो सकती है, हम लोग फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसका NFA बन गया। और फिर उसके बाद हम लोग ने एक टर्म पढ़ा है एक्सप्रेसिव पावर के। एक्सप्रेसिव पावर क्या होती है, किसी भी किसी भी ऑटोमेटा की एक्सप्रेसिव पावर क्या डिफाइन करता है, वो नंबर ऑफ लैंग्वेज जितनी ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा उतना ज़्यादा उसकी एक्सप्रेसिव पावर। सबसे ज़्यादा क्या होता है, ट्यूनिंग मशीन की होती है। LBA होता है जो हम लोग का जितना भी हम लोग गेट के सिलेबस में नहीं आता है। और PDA देख लेते हैं, PDA इंपॉर्टेंट है, और PDA की एक्सप्रेसिव पावर FS से ज़्यादा होती है, यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्यूनिंग मशीन पे LBA होता है, फिर PDA होता है, फिर फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा में NFA DFA का लैंग्वेज जो एक्सेप्ट करता है सेम होती है, यानी कि हर NFA को DFA बनाया जा सकता है और हर DFA को NFA बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी होता ही है, हर DFA NFA होता ही है। और यहाँ पे अगर आगे बात करेंगे, जो NPDA है उसकी पावर ज़्यादा होती है DPD से, और D ट्यूनिंग मशीन और N ट्यूनिंग मशीन में इक्वल होता है, खाली PDA में ही NPDA की पावर ज़्यादा होती है। फिर आते हैं हम लोग NFA तो पढ़ लिया, पर NFA से DFA बनाने में हम लोग इंपॉर्टेंट, क्योंकि NFA कुछ DFA के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। NFA बनाना ईजी है और DFA को रिकॉग्नाइज करना ईजी है। तो ये ईजी है कि हम लोग NFA बनाते हैं, उसको DFA में कन्वर्ट कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा ईजी होगा। सो यहाँ पे हम लोग का एक NFA दिया, क्लियरली देख सकते हैं NFA है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक के 2 ट्रांजिशन है, तो ये NFA है, DFA नहीं है। सो NFA सबसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने NFA का ट्रांजिशन टेबल बना लिया था। सो ट्रांजिशन टेबल में यहाँ जैसे Q0 है, 0 ले Q0 पे जा रहा है, 1 ले Q1 पे जा रहा है, Q1 जो है 0 ले कहीं नहीं जा रहा, तो यहाँ पे हम लोग डैश से डिनोट कर दिया था। 1 लेके Q0 पे भी जा रहा है, Q1 पे भी जा रहा है। तो अब इसका सीधा हम लोगों ने क्या किया था, DFA का ट्रांजिशन बना दिया था। DFA का ट्रांजिशन टेबल बनाने के क्या किया हमने, स्टार्टिंग स्टेट लिया
और उसके ट्रांजिशन को लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले क्या था, Q0 का उन्होंने लिख लिया, उसके बाद Q0 ओके है। फिर Q1 का देखते हैं। Q1 का हमने देखा Q1 क्या कर रहा है, जीरो लेके कहीं नहीं जाए, जहाँ डैश है तो वहाँ पे डेड स्टेट आ जाएगा। सो यहाँ पे डेड स्टेट आ गया Q1, और Q1 वन लेके कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 पे जा रहा है। सो हम लोग का Q1 हो चुका है, Q2 भी हो सॉरी Q0 हो चुका है, Q1 हो चुका है, और उसके बाद अब आता है डेड स्टेट का। सो डेड स्टेट कहाँ जाएगा, डेड स्टेट में ही जाएगा, क्योंकि सेल्फ लूप होता है। सो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा Q0 Q1। सो Q0 Q1 का भी एक ट्रांजिशन ले लिया। अब Q0 जीरो ले Q0 पे जा रहा है, Q1 जीरो लेके कहीं नहीं जा रहा था, तो यहाँ Q0 ही आ गया। फिर उसके बाद Q0 वन लेके कहाँ जा रहा था, ये Q1 पे जा रहा था, और Q1 वन लेके कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 पे जा रहा था। दोनों की यूनियन का Q0 Q1 आ जाएगा। सो ये हम लोग पर नंबर ऑफ स्टेट्स आ गए DFA में जो होंगे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसका DFA बना दिया था डायरेक्टली। सो ये हम लोग का मिनिमाइजेशन DFA, मिनिमम DFA NFS और DFA में कितने स्टेट आएंगे। NFA में क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेट क्या, 2 थी, यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेट हो गए हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हम लोग के पास Q0 Q1 Q2 है, अच्छा डायग्राम दिया गया NFS। सबसे पहले हमने इसका टेबल बना लिया था, टेबल से हमने डायरेक्टली कन्वर्ट करा। सबसे पहले Q0 लिया, तो Q0 Q1 पे जा रहा था, फिर यहाँ पे Q0 पे जा रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फिर Q1 Q0 को हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, उसका ट्रांजिशन इस तरह लिख लिया। फिर उसके बाद जिसका हो गया तो Q1 Q0 का भी हो चुका, Q0 Q1 का फिर हो गया, Q0 Q2 बचा, Q0 Q2 को लिख लिया। तो यहाँ से आया Q0 Q1 है, Q0 है। अब यहाँ पे Q0 1 का भी हो चुका, Q0 का भी हो चुका, यहाँ सारा ट्रांजिशन कंप्लीट है, तो यहाँ पे 3 स्टेट आ रहा था। फिर उसके बाद अब आते हैं NFA से DFA में कन्वर्जन फिर से हम लोग करना है। तो फिर से हम लोग इसकी टेबल बना लिया, उसके बाद कन्वर्जन कर दिया, तो 5 स्टेट आया था। सो अब हम लोग NFA से DFA बनाना पॉसिबल पढ़ लिया। तो यहाँ पे एक जनरली एक क्वेश्चन या टर्म आता है कि इन देयर आर n स्टेट इन NFA। अगर NFA में n स्टेट है, सो मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे DFA। अगर हम लोग n स्टेट के अगर हम लोग वेट अगर हम लोग n स्टेट के NFA को DFA के किस स्टेट में कितने स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये x की रेंज पूछा था, तो इसकी रेंज होती है 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर n तक। सो 1 से लेकर 2 की पावर n तक क्यों होती है, ओके। सो 1 से लेकर 2 की पावर n होती है, इसको हम लोग रिमेंबर कर लेंगे, इससे क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ 1 कब हो सकती है, उस केस को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो 1 कब हो सकती है, Q0 0 को लेके जा रहा है, नहीं सब आपस में ही है, कहीं कोई ट्रांजिशन नहीं, सबका सेल्फ लूप है। सो इसका DFA बनाएंगे तो सिर्फ एक स्टेट बनेगा, बस DFA में वही इनिशियल स्टेट हो जाएगा। सो अब NFA से DFA बनाते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम DFA बने, ये कोई नेसेसरी नहीं है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता। सो हम लोग को हो सकता है अगर NFA दिया उसका मिनिमल DFA पूछा, सो DFA बना के हम लोग चेक करना होगा मिनिमल है कि नहीं, और मिनिमाइजेशन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब आते हैं एप्सिलॉन NFA पे। NFA पढ़ लिया, NFA का एडवांस वर्जन होता है एप्सिलॉन NFA। इसको और बनाना ईजी होता है, बट इसको वही है, स्ट्रिंग को सॉरी लैंग्वेज को डिटेक्ट करना और भी मुश्किल होता है। सो ये भी सिमिलरली होता है, क्योंकि NFA जैसा ही होता है, बट यहाँ पे यूनियन आ जाता है एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन लेके भी ट्रांजिशन हो सकता है, या तो किसी स्ट्रिंग के थ्रू अल्फ़ाबेट के थ्रू जाए, या तो एप्सिलॉन के थ्रू ट्रांजिशन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे Q0 का देखिए एक सेल्फ लूप है। अब A से Q0 से Q1 जाना है तो हम नल लेके जा सकते हैं, और यहाँ से Q1 से Q3 भी जाना है तो नल लेके जा सकते हैं। सो ये एक लैंग्वेज है, इसी का ही हम लोग का एप्सिलॉन NFA दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि A की पावर m, B की पावर m है, C की पावर k n m n के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सो इसके ये लैंग्वेज है। फिर हम लोग पढ़ाते हैं एप्सिलॉन NFA से NFA कन्वर्ट करना, क्योंकि हम लोग को एप्सिलॉन NFA बनाना तो ईजी है, बट हम लोग को उसकी लैंग्वेज रिकॉग्निशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो हम लोग एप्सिलॉन NFA से NFA बनाते हैं, NFA से DFA बनाते हैं, DFA को मिनिमाइज़ कर देते हैं। सो कुछ क्वेश्चन आते हैं गेट में, जैसे इसमें एप्सिलॉन NFA दिया रहता है और उसका DFA मिनिमाइजेशन पूछा रहता है। सो एप्सिलॉन NFA का हम लोग कुछ
पढ़ लेते हैं क्या होता है इसमें। नंबर ऑफ स्टेट जो होंगे NF मतलब एप्सिलॉन NFS या NFA हम लोग कन्वर्ट करते हैं, नंबर ऑफ स्टेट क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनिशियल स्टेट भी सेम होता है। फाइनल स्टेट में भी इंक्रीज होते हैं, यानी जो फाइनल स्टेट है वो बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। ट्रांजिशन में चेंज, यानी कि जो ट्रांजिशन है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्टली एक क्वेश्चन लेके याद समझने के लिए, जिसमें हम लोग ऐसा कुछ क्वेश्चन दिए जो हम लोग एग्जाम्पल में लेते वही सेम क्वेश्चन है। सो सबसे पहले कि इसमें 2 स्टेप हैं, मतलब 2 से ज़्यादा स्टेप है। फर्स्ट हम लोग 2 स्टेप समझे थे। तो 2 स्टेप, पहला 2 स्टेप का पहले एप्सिलॉन ट्रांजिशन को रिमूव कर दो, जो यहाँ पे हम लोग रिमूव कर दिए। एक ये ट्रांजिशन है, एक ये ट्रांजिशन, दोनों रिमूव हो जाएंगे। दूसरा क्या, इफ़ स्टेट कैन गो टू फाइनल स्टेट विथ ओनली एप्सिलॉन मेक दैट फाइनल स्टेट। अगर हम लोग एप्सिलॉन लेके फाइनल स्टेट तक पहुंच सकते हैं किसी स्टेट से, सो फाइनल स्टेट जैसे कि यहाँ Q0 को चेक करते, Q0 में एप्सिलॉन Q2 पे गया, Q2 से हम लोग Q3 पे जा सकते, फाइनल स्टेट है। सो Q1 को फाइनल बना दिया, चलो Q2 को फाइनल बना दिया, Q3 फाइनल था ही। सो ये आ गया फर्स्ट सेकेंड स्टेप में। सो अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब उससे वही क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें स्टेप 3 स्टेप वो सबका कॉम्बिनेशन है। सो यहाँ पे अब इसके बाद आता है ट्रांजिशन ऑफ NFA। इसका हम लोग बहुत यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट इससे क्या होता है, पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग जो किया था उसमें ये पूछ लिया था, सेम ट्रांजिशन था, मतलब ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए तभी वो क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे ये डेल्टा कैप Q1A पूछ लिया था रखना। और क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं करना, बट अगर कई फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ये क्या होता है, एप्सिलॉन क्लोजर होता है डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर Q1, A। सो एप्सिलॉन क्लोजर कैसे निकालते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सो डेल्टा क्या होता है, ऑर्डिनरी ट्रांजिशन को डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है, Q0। अब Q0 से एप्सिलॉन लेके जिस स्टेट में पहुंच सकते हैं उसे Q0 एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 बोलते हैं। जैसे Q0 से एप्सिलॉन लेके Q1 पे पहुंच सकते हैं, Q2 पहुँचे, Q0 पे तो पहुँच सकते हो क्योंकि ऑलरेडी है। सो यहाँ से Q0 हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा। अब यहाँ पे Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर देखते हैं तो Q1 Q2 हो जाएगा। अब यहाँ पे Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर देखते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ ओनली Q2 होगा, यहाँ पे ओनली सिर्फ Q2 होगा। Q2 क्यों होगा सिर्फ, यार हाँ। सो Q2 क्यों होगा, क्योंकि Q2 से एप्सिलॉन लेकर हम Q2 के अलावा कहीं नहीं जा सकते हैं। ओके, सो यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर निकालना सीख लिया था। सो यहाँ से हम लोग को इतना पार्ट हमने समझ लिया था। अब ये डेल्टा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A निकालना है। सो यहाँ पे हम लोग क्या किया, एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लिया है। और यहाँ पे देखते हैं डेल्टा Q0, A अगर चेक करते हैं तो डेल्टा Q0A क्या हो गया, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, A। सो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या होता है, Q0 का आएगा। और Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर अगर चेक करें तो क्या हो जाए, Q0 होता है। सो यहाँ पे डेल्टा ऑफ इसकी जो वैल्यू है ये टोटली Q0 है। सो Q0, A हो जाए। अब ट्रांजिशन चेक करते हैं, Q0A का क्या ट्रांजिशन है, Q0A का जो ट्रांजिशन है वो A है, सॉरी Q0A लेके कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है Q1 में। सो ये इसकी जो पूरी वैल्यू है Q1 है। सो यहाँ Q1 रख दिया। अब Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर और Q1 क्या है, Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2 आ गया। सो बस हम लोग को इतना ही समझते थे, उसको निकालते कैसे हैं, बाकी इस मेथड को नहीं करना है। अब इसके लिए एक लॉजिकल मेथड होता है, जैसे कि यहाँ पे आते हैं मेथड 2। ओके, सो यहाँ पे मेथड 2 आता है, जैसे कि ये ट्रांजिशन दिया गया है Q0 Q1 Q2। तो फर्स्ट 2 स्टेप तो सेम ही होगा कि हम लोगों ने उसको क्या बोलते हैं, सारे एप्सिलॉन ट्रांजिशन को रिमूव कर दिया। अब एप्सिलॉन ट्रांजिशन रिमूव करने के बाद जिस स्टेट में एप्सिलॉन ले जो स्टेट एप्सिलॉन लेके फाइनल में जा सकता है, सो उसको फाइनल कन्वर्ट कर दिया। सो अब यहाँ पे हम लोग लॉजिक लगाया, जैसे Q0 है वहाँ से A लेके हम Q1 पे जा सकते हैं, Q1 से एप्सिलॉन लेके Q2 पे जा सकते हैं। सो एप्सिलॉन की तो यहाँ पे देख, अब यानी Q0 से हम लोग अगर Q2 जाना है सो A इंटू एप्सिलॉन होना चाहिए। सो A इंटू एप्सिलॉन देखें तो A आता है, यानी Q0 का A के थ्रू डायरेक्ट Q2 पे जा सकता है। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे देखें Q0 का एक Q1 के थ्रू हो गया, Q0 का Q2 के थ्रू हो गया। अब Q0 का Q1 में क्या हो सकता है कैसे थ्रू, तो यहाँ पे देखते हैं Q0 का
ए लेके Q1 पे जाएगा, एप्सिलॉन लेके Q2 पे, फिर एप्सिलॉन लेके Q1 पे। हाँ, हो सकता है ए एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन क्या होता है, ए ही होगा। सो यहाँ पे ए का सेल्फ लूप हो जाएगा। सो ये Q0 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद Q1 का देखते हैं। Q1 का अभी कोई भी ट्रांजिशन नहीं है एप्सिलॉन वाले को हटा के। सो अब अगर Q0 को चेक करते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन लिया, ए लिया। सो यहाँ पे अगर Q1 का देखें, ए में सेल्फ लूप हो सकता है। अगर Q1 से Q1 ही जाना है, सो ए के थ्रू हम लोग इनफाइनाइट टाइम जा सकते हैं। सो ए का यहाँ पे सेल्फ लूप हो जाएगा। अब क्या थे, Q1 से Q0 जा सकते हैं क्या? सो एप्सिलॉन लिया, फिर ए लिया, एप्सिलॉन लिया, फिर यहाँ पे आ गए। सो ए इंटू एप्सिलॉन से एप्सिलॉन ये आ जाए, तो यहाँ से ठीक है, Q0 से भी ए का ट्रांजिशन पॉसिबल है ए के थ्रू। फिर अब चेक करते हैं। सो Q1 का खुद से ट्रांजिशन हो गया, और Q1 का Q0 के साथ भी हो गया। अब Q1 Q2 पे जा सकते हैं क्या, ए लेके? सो पहले एप्सिलॉन लिया, फिर यहाँ पे एप्सिलॉन लिया, फिर ए लिया, फिर यहाँ एप्सिलॉन लिया। सो यहाँ पे डायरेक्टली ए के थ्रू हो सकता है। ये भी डन हो गया। फिर उसके बाद अब आता है Q2 का पहले चेक करते हैं कि ए में जा सकते हैं कि यहाँ एप्सिलॉन लेके। सो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन लिया और ए लिया। सो यहाँ पे देखिए ए के थ्रू हम लोग Q1 में जा सकते हैं। सो Q2 का एक ट्रांजिशन यहाँ पे हो गया, ए के थ्रू हो गया ये वाला। अब उसके बाद चेक करते हैं Q2 का Q1 में हो गया। अब Q2 का आगे चेक करते हैं। आपसे देख एप्सिलॉन लिया, ए लिया, एप्सिलॉन लिया, यानी Q2 का सेल्फ लूप भी हो जाएगा ए में। ठीक है, अब उसके बाद चेक करते हैं अगला क्या है। यहाँ पे Q2 पे थे ना, Q2 में यहाँ से एप्सिलॉन लिया, ए लिए, एप्सिलॉन लेके वापस Q0 पे आ गया, यानी Q2 से ए लेके Q0 पे भी जा सकते हैं। सो Q2 से भी ए लेके हम लोगों ने Q0 पे पहुंच गए। सो ये ट्रांजिशन आ गया। तो ऐसे लॉजिकली हम लोगों ने पूरा बिल्ड कर लिया। ओके, सो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। सो हम लोगों को वही मैंने जो बोला था कि एप्सिलॉन NFA से हम लोग DFA पूछ सकते हैं। तो हम लोग क्या करना होगा, एप्सिलॉन NFA से NFA बनाना होगा, NFA से DFA बनाना होगा। बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एप्सिलॉन NFA से मिनिमल DFA पूछ लेते हैं। अब मिनिमल DFA पहुंच जाएगी, एप्सिलॉन NFA से NFA बनाना होगा, NFA से DFA बनाना, DFA से मिनिमाइजेशन करना होगा। बट इन सब क्वेश्चन में एक लॉजिक लगता है, मतलब वो सॉल्व क्वेश्चन, वो हर क्वेश्चन को सॉल्व करके ही समझ में आएगा। ये बहुत ज़्यादा लेंदी मेथड होता है, ये बहुत 4 से 5 मिनट, इवन 6-7 मिनट भी ले सकता है। सो लॉजिकल मेथड बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। बट अगर हम लोग वो रियल टाइम में अगर समझ में आ गया उस टाइम पे क्या लॉजिक गए, तो सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद हमने PYQ सॉल्व किया था। PYQ क्या करता है, इसमें बताया एप्सिलॉन NFA दिया गया है, और हम लोग को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो हम लोग को कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन क्या था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज। हाँ, ओके, सो हम लोग को एप्सिलॉन NFA दिया गया है और पूछा गया है कि इसका कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज क्या है। सो अब हम लोग को पता है कि NFA का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। सो हम लोग NFA का कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, पर NFA से अगर लैंग्वेज डिटेक्ट कर लिया है, सो उसका कॉम्प्लीमेंट करना ईजी होगा। सो हम लोग पहले तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं, एप्सिलॉन NFA हो सकता है। सो एप्सिलॉन NFA दिया गया है, सो उससे हम लोग NFA निकाल सकते हैं, NFA से DFA जा सकते हैं। बट इसके बहुत ज़्यादा ट्रिक हो जाए। फिर DFA से हम लोग को लैंग्वेज डिटेक्ट करना होगा, सॉरी DFA से फिर हम लोग को वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ DFA निकालना होगा, कॉम्प्लीमेंट DFA का हम लोग लैंग्वेज डिटेक्ट करना होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो हम लोग क्या ट्राई किया कि अगर किसी तरह हम लोगों ने एप्सिलॉन NFA का हम लोग लैंग्वेज डिटेक्ट कर ले, सबसे ईजी होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो सबसे पहले सबसे छोटी स्ट्रिंग A आ रहा था, उसका हम लोग देखा A² आ रहा था, A क्यूब, यानी ए के सारे कॉम्बिनेशन आ रहे थे नल को छोड़ के। सो अब इसके लिए अगर हम यूनिवर्सल सेट का सोचें, तो ये आ जाएगा AST का आ जाएगा। सो AST में क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, A होता है, A² सब कुछ हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर हम लोग माइनस कर दे, यानी U - L कर दे, तो L कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। सो ये एक PYQ था, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आते हैं क्या होता है, हम लोग आप फाइनाइट ऑटोमेटा के सेकंड फेज़ में आ गए हैं। सेकंड फेज़ में क्या होता है, जो इनपुट होते हैं वो कुछ फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है कुछ इनपुट लेकर कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इसके पहले हम लोग जो NFA DFA एप्सिलॉन NFA पढ़ा था, वो क्या होता है, आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता, वो सिर्फ ये बताते हैं स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है कि रिजेक्ट हो रही है। अब इसमें क्या होता है, मिले मशीन होता है, मूर मशीन होता है, और दोनों ही सिमिलर ही होते हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो जैसे कि मिले मशीन में देखें तो सबसे पहले क्या होता है, Q0 जैसे इनिशियल स्टेट है, Q0 में अगर A आता है तो आउटपुट आ जाएगा 1, अगर B आता है तो आउटपुट 0 हो जाएगा और ट्रांजिशन भी चेंज हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ Q1 में B आता है तो 0 आ जाएगा और स्टेट Q1 ही रहेगा,
Q1 में सेल्फ लूप है, और अगर यहाँ 1 आता है तो Q0 में जाएगा और 1 आउटपुट आ जाएगा, A आने के बाद 1 आउटपुट आ जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं जीरो, क्लियरली जीरो फाइनल स्टेट है। और यहाँ पे क्लियर देखें तो यहाँ पे क्या है, अगर ए स्टार्टिंग स्टेट में हम लोग Q0 पे जाते तो आउटपुट 1 आ जाएगा, और अगर A आते हैं फिर से सेल्फ लूप है, B आएगा तो Q1 पे जाएगा, Q1 पे जाते आउटपुट 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो हम लोग का यहाँ पे आउटपुट है वो यहाँ पे अल्फ़ाबेट और इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, और ये पे स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। सो यही मेजरली डिफरेंस होता है दोनों में, और ये दोनों ही एक्ट एज ए DFA होते हैं। जो DFA हम लोग पढ़ा सिमिलरली होता है, यानी कि हर एक स्टेट से एक ट्रांजिशन होगा, और यहाँ पे दोनों में ऑलवेज जीरो फाइनल स्टेट, तो यहाँ फाइनल स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो अब आते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, जो एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन, यानी कि जो इसका आउटपुट होगा वो ट्रांजिशन पे डिपेंड होगा और ये स्टेट पे डिपेंड होता है, और दोनों में जीरो फाइनल स्टेट होता है, फाइनल स्टेट ही नहीं होता। और तो हम लोग फाइनल डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, क्यू सिग्मा क्यू नॉट डेल्टा, और ये डेल्टा ट्रायंगल वाला डेल्टा, ये डेल्टा लैम्डा। सो यहाँ पे देखते हैं इसको डेल्टा ही मैं दोनों को डेल्टा पढ़ता हूँ। सो ये डेल्टा यहाँ आउटपुट सिंबल डिनोट करता है, और Q0 क्या होता है, सेट ऑफ स्टेट होता है। एप्सिलॉन क्या होता है, इनपुट सिंबल को डिनोट करता है, और Q0 क्या होता है, इनिशियल स्टेट को डिनोट करता है। ये क्या हो गया, आउटपुट सिंबल हो गया। डेल्टा क्या ट्रांजिशन को डिनोट करता है, लैम्डा क्या आउटपुट फंक्शन होता है। सो ये टोटल मिला के 6 टपल का होता है कॉम्बिनेशन। सो अब हम लोग यहाँ पे डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन को देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्यू क्रॉस सिग्मा क्यू होगा, क्योंकि ये पूरा DFA जैसे ही एक्ट करता है। अब डिफरेंस क्या आता है, लैम्डा में आउटपुट फंक्शन होता है। सो मिले मशीन का आउटपुट फंक्शन क्या होगा, क्यू क्रॉस सिग्मा डेल्टा, यानी जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है ट्रांजिशन पे। जो क्यू क्रॉस सिग्मा ट्रांजिशन को डिनोट कर रहा है, सो डेल्टा ट्रांजिशन पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे डेल्टा डायरेक्टली स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। यानी ट्रांजिशन कुछ भी हो, इससे नहीं फर्क पड़ता है हम लोग किस स्टेट से किस स्टेट में जा रहे हैं, या प्रेजेंट किस स्टेट में, इससे डिपेंड करता है। सो अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं मिले मशीन मूर मशीन पे। मिले मशीन क्या होता है, सेट ऑफ, मतलब मिले मशीनों को बिल्ड करना है जिसमें सेट ऑफ स्ट्रिंग AB होगा, इसमें एटलीस्ट 2 सिंबल होंगे सेम, जिसमें क्या है लास्ट 2 सिंबल, ओके लास्ट 2 सिंबल होंगे सेम, देन प्रोड्यूस 1, अगर अदरवाइज 0, यानी कि A है और B है तो 1 आएगा, और उसके अलावा कुछ भी आता है 0। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ, सो हम लोग ने यहाँ देखा जो इनपुट सिंबल है वो AB हो जाएगा, आउटपुट क्या आएगा 0 1 आएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था मिले मशीन मूल मशीन डायरेक्टली बिल्ड करना। अब बिल्ड करने के लिए Q0 है, Q0 में अगर हम लोग जैसे देखें A आता है, अगर सिंगल A आएगा तो हम लोग आउटपुट 0 प्रोड्यूस करना है। सो A आने के लिए हम लोग ट्रांजिशन चेंज करके Q1 पे चले गए थे, और अगर Q0 में B आता है सो फिर भी 0 आउटपुट होगा और फिर स्टेट चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर A आ गया यहाँ पे, उसके बाद फिर से A आता है, यानी कि डबल A हो गया, यानी कि लास्ट के 2 सेम हो जाएंगे, फिर 1 आएगा। अगर दो ए आने के बाद फिर एन टाइम में है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग ए का सेल्फ लूप लगा दिया था। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा अगर ए आने के बाद, या ए आने के बाद अगर बी आता है, यानी ए आने के बाद बी आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट 0 आएगा। तो आउटपुट हम लोग 0 कर दिया और स्टेट चेंज कर दिया। और फिर उसके बाद हमने देखा Q0 आने के, अगर यहाँ पे चेक करते हैं बी आया तो आउटपुट 1 हो जाएगा, बी आने के बाद अगर 1 आया तो आउटपुट 0 हो जाएगा। सो हम लोगों ने स्टेट फिर चेंज करके यहाँ पे कर दिया। सो यहाँ पे 3 स्टेट में DFA बन गया। फिर उसके बाद अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें हम लोग को कहा गया इनपुट क्या है, बस 0 1 है, आउटपुट AB है। सो अब क्या कह रहा है, अगर हम लोग का जो एंडिंग में 0 0 है या 0 1 है, सो A और B आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी है तो C आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, स्टार्टिंग में अगर 0 0 आ रहा है तो उसका आउटपुट तो C आएगा। अगर 1 आ रहा है तो यानी कि इसमें आउटपुट क्या आएगा, फिर भी C आएगा, क्योंकि 0 1 के लिए तो C ही है। और फिर आगे आते हैं, फिर Q1 को चेक किया था, आगे हम लोग स्टेट चेंज कर दिए, Q1 पे आ गए थे। अब Q1 पे अगर जैसे डबल 1 हो गया तो B हो जाएगा, एंडिंग में डबल 1 हो जाएगा तो B हो जाएगा। अगर 1 0 आ गया, 1 0 आने के लिए पर आउटपुट A हो जाएगा, तो 1 0 आने पर आउटपुट A हो गया। अगर 1 0 आने के बाद अगर कितने भी 0 आए तो आउटपुट C होना चाहिए, तो यहाँ पे C हो गया। अगर 1 0 0 1 आ गया तो एंडिंग में 0 1 हो रही है, फिर आउटपुट C हो जाएगा। तो हम लोग फिर और स्टेट चेंज कर दिया, तो ये हम लोग का मिले मशीन भी बन गया।
फिर उसके बाद आता है मोर मशीन में होता है। मोर मशीन में क्या होता है, सिंपल होता है। जैसे 1 का कॉम्प्लीमेंट बनाने को बोला गया, तो यानी 0 आए तो 1 आउटपुट दो, 1 आए तो 0 आउटपुट दो। सो Q0 में स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, 0 आएगा तो 0 का लिए 1 आउटपुट हो जाएगा। अगर 1 आता है तो हम लोग को 0 आउटपुट देना है, 0 आता है तो 1 आउटपुट देना है। सो फिर अगर यहाँ 1 आने के बाद अगर 0 आता है तो 1 ही आउटपुट देना है। यहाँ 1 आने के बाद अगर यहाँ सॉरी 1 यहाँ पे अगर 1 आता है तो हम लोग स्टेट चेंज कर 0 आउटपुट देंगे। ठीक है, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट का मूर मशीन बन गया। फिर हम लोग अब आज पढ़ने वाले रेगुलर एक्सप्रेशन। सो मैंने अभी जस्ट वीडियो रिकॉर्ड की है, इसके पहले रिवीजन की, जो हम लोगों ने क्विक रिवीजन किया था। सो मेरे को रिकॉर्ड करना था रेगुलर एक्सप्रेशन का, तो हम लोग को न्यू आगे से पढ़ना था। बट मैंने, जैसे मैं हर वीडियो में करता हूँ, स्टार्टिंग में सारे टॉपिक जो मैंने पढ़ा है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, और वो वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरे को 1 आवर से ज़्यादा का टाइम लग गया। सो अब मैं सोच रहा हूँ उसको फाइनल में डालूँ कि नहीं डालूँ एडिट में, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बट देखते हैं जैसा होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को। सो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, मैं इसके बारे में कुछ थ्योरी लिख लेता हूँ, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हुआ है, ओके। सो मैंने यहाँ लिखा जो सिंपलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर एक्सप्रेशन। सो रेगुलर एक्सप्रेशन बना ही रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए है, और ये वन ऑफ द ईजिएस्ट वे है। इससे क्या होगा, लैंग्वेज को समझना ईजी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग लैंग्वेज देखते हैं, ए की पावर एन, बी की पावर एन है, और एन इज़ ग्रेटर देन एन है। सो क्या ये रेगुलर लैंग्वेज है और नहीं है कि नहीं? सो यहाँ पे ये रेगुलर लैंग्वेज ही नहीं है, सो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन सकता। सो ये क्या है, नॉट आर एल, यानी कि ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। सो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रेगुलर लैंग्वेज, यानी कि रेगुलर लैंग्वेज का ही रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है, यानी जब रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा है तो रेगुलर लैंग्वेज का ही बनेगा। सो जैसे हम लोग यहाँ जानते ही हैं, ओनली आर एल, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओनली इफ आर एल देन डी एफ ए पॉसिबल। ठीक है, ओनली रेगुलर लैंग्वेज का ही डी एफ ए बनता है, और जिनका डी एफ ए बनता है उससे उसी का ही रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है। डी एफ ए की जो लैंग्वेज होती है उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन के टर्म में लिखते हैं। सो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम लोग 3 ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, 3 ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला आता है प्लस, दूसरा आता है डॉट, एंड तीसरा आता है एस्ट्रिक। अब यूनियन प्लस के लिए होता है, मतलब प्लस यूनियन के लिए होता है, और डॉट जो होता है वो और के लिए होता है, और एस्ट्रिक जो होता है वो क्लीन क्लोजर के लिए होता है, क्लीन क्लोजर, COLASO। क्या क्लोजर की स्पेलिंग क्या होती है, SU होता है, हो गया SURE, आर ए वेट डबल आर हो गया, ठीक है, आर। सो क्लीन क्लोजर के लिए होता है। अ, अब उसके बाद हम लोग एक नोट लिख लेते हैं इसके लिए। तो ये नोट क्या कहता है, 1 रेगुलर लैंग्वेज मेनी आ रही है, और 1 आ रही 1 रेगुलर लैंग्वेज, यानी कि एक रेगुलर लैंग्वेज है उसका मल्टीपल आर ही हो सकता है। और जैसे हम लोग PYQ सीरीज में हम लोग एक क्वेश्चन भी किया था DFA का, जिसमें हम लोगों को देखा था कि एक रेगुलर लैंग्वेज का मल्टीपल आर ही आ रहा था, यानी जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसका रेगुलर एक्सप्रेशन अलग आया था, और जो ऑप्शन में दिया था उसका अलग आया था, पर दोनों ही वैलिड थे। और यहाँ पे देखते एक आर ही होगा उसका एक रेगुलर, यानी अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है उससे हम लोग कोई लैंग्वेज जनरेट करेंगे जो कि रेगुलर लैंग्वेज होगी, वो एक ही होगी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। मैं को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे हम लोग इसके प्रैक्टिस कर सकें, जो बेसिक हम लोग जितना पढ़ रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। सो लेट से एक लैंग्वेज हम लोग ले लिया, जो कि कुछ ऐसी लैंग्वेज है, फिर हमने लैंग्वेज ले लिया जो कि ये हो गया, फिर हम लोगों ने कुछ लैंग्वेज ले लिया
और ये ए हो गया, और ये लैंग्वेज ले लिया जिसमें ये हो गया और ये हो गया। फॉर एग्जांपल ए बी 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 ए ले लेते हैं, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को रेगुलर, यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग बोलें ये क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है, हम लोग को यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है या बन लिखना है। तो सबसे पहले आते हैं एम्प्टी लैंग्वेज। एम्प्टी लैंग्वेज को डिनोट करने के लिए यहाँ पे ये फाई का यूज़ करते हैं, और ये ई क्या है, ये एप्सिलॉन एज अ कैरेक्टर या सिंबल है। यहाँ पे नल को नहीं शो कर रहा एप्सिलॉन कि ये नल स्ट्रिंग को शो कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये एक सिंबल है। सो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा डायरेक्टली, और ए भी तो एक सिंबल है, तो यहाँ पे भी ए डायरेक्टली आ जाएगा। ए कॉमा बी है, सो इसको डिनोट करने ए प्लस बी, यानी ए भी हो सकता है और बी हो सकता, ठीक है। और यहाँ जो यानी कि सेट में कॉमा के थ्रू सेपरेटेड है, सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसके लिए ए प्लस ए बी हो सकता है प्लस बी हो सकता है। सो इसको ऐसे लिखते हैं आर ई को, रेगुलर एक्सप्रेशन को। और जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है वो सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज को होता है। एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए मेनी रेगुलर एक्सप्रेशन पॉसिबल है। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है तो उसका एक ही रेगुलर लैंग्वेज पॉसिबल है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स जिसको हम ध्यान रखेंगे। ओके, सो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिख देने वाला हूँ जिसका हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना लिखना होगा। रेगुलर लैंग्वेज मैं लिख रहा हूँ, एक्सप्रेशन लिखना होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, लैंग्वेज है ए है सो एप्सिलॉन है, ए स्क्वायर ए क्यूब। सो यहाँ पे ए के सारे कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो ए एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं। और ए एस्ट्रिक हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लीन क्लोजर बोलते हैं, क्लीन क्लोजर। में भी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। और फिर उसके बाद यहाँ इसको देखें, ए है ए स्क्वायर ए क्यू। अगर पहली दूसरी लैंग्वेज चेक करें इन दोनों में, सो इन दोनों में मेजरली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं है। सो ये उसको डिनोट करते ए प्लस से। ए प्लस क्या होता है, पॉजिटिव क्लोजर होता है, पॉजिटिव क्लोजर। और ये क्या होता है, अगर पॉजिटिव क्लोजर की बात करें, ए डॉट ए एस्ट्रिक। अगर इसमें हम लोग ए का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें अगर हम लोग ए डॉट यानी ए का सम में मल्टीप्लाई कर दें, सो ये सेकंड लैंग्वेज जनरेट होती है, तो इसलिए ए डॉट ए एस्ट्रिक बोलते हैं। सो अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं एप्सिलॉन क्या होता है, सॉरी एप्सिलॉन ए बी डबल ए बी बी ए बी बी। सो यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल लेंथ की भी, जीरो लेंथ की ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन है, वन लेंथ की ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन है, टू लेंथ की ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। सो इसको बोलते हैं ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, यानी एनी नंबर ऑफ ए हो सकता है, एनी नंबर ऑफ बी हो सकता है। दोनों में से किसी एक को, मतलब दोनों में कोई भी किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है, ए भी पहले आ सकता है, बी भी पहले आ सकता है। बहुत लोग इसको क्या लिखने की कोशिश करते हैं, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक, जो कि टोटली रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं बी जब भी आएगा वो ए के बाद आएगा, ए बी के पहले आएगा, बट यहाँ पे बी ए के पहले आ सकता है और ए भी बी के पहले आ सकता है। सो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन दोनों में सिमिलरली देखेंगे तो ये क्लीन क्लोजर पॉजिटिव क्लोजर वाला ही जैसा डिफरेंस है, खाली एप्सिलॉन की जगह यहाँ पे ए है, एप्सिलॉन यहाँ पे मिसिंग है। सो इसको हम लोग बोलते हैं ए प्लस बी का होल पॉजिटिव, यानी सारे कॉम्बिनेशन ए और बी के हो सकते हैं बट एप्सिलॉन को छोड़ के हैं। सो यहाँ पे देखते हैं ए की पावर एन है, बी की पावर एम है, so यानी ए के कोई भी नंबर हो सकते हैं और बी के कोई भी नंबर हो सकते हैं, बट नहीं सॉरी, ए की पावर वन है ना, ओके, एटलीस्ट वन ए आएगा उसके बाद कितने सारे भी ए आ सकते हैं, और वन बी आएगा उसके बाद कितने सारे बी आ सकते हैं, ठीक है। सो अब इसको हम लोग और मिनिमाइज करते हैं। सो ये क्या हो सकता है, ए एस टी को जैसे हम लोग पढ़ता है वो ए प्लस बोल सकते हैं, और बी डॉट बी एस टी क्या बोल सकते हैं, बी प्लस बोल सकते हैं। और इस टर्म को क्या बात करें तो हम लोग पहले डी एफ ए में जो जनरल टर्म बना के ट्राई करते थे डी एफ ए बनाने का, सो ये वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है, बस उसको फैंसी सा नेम दे दिया गया रेगुलर एक्सप्रेशन का। अब आगे देखते हैं
यहाँ पे क्या है, ए की पावर एन है, बी की पावर एम है, एन क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। सो ए के एनी नंबर हो सकते हैं, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद बी एटलीस्ट 1 बार आना चाहिए, और ये डॉट बी एस टी उससे कितनी बार भी आ सकता है, इसको और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, ए एस्ट्रिक बी प्लस। ये दोनों सेम ही चीज़ है, बस लिखने के तरीके अलग हैं। अब आगे आते हैं लास्ट वाले में, ए की पावर एन है, बी की पावर एम है, एन इज़ ग्रेटर देन 1 है, सो ए की वैल्यू एटलीस्ट 1 बार आएगी, ठीक है, ए एस टी। और उसके बाद अगर बी एटलीस्ट 2 बार आएगा, उसके बाद कितने बार भी आ सकता है, ठीक है। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो शॉर्ट में ए प्लस हो सकता है, डॉट बी हो सकता है, और यहाँ से बी प्लस हो सकता है, ओके। सो ये भी हो सकता है। अब अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, और यहाँ पे एन इज लेस देन इक्वल टू एम नहीं है, यहाँ पे एन इज लेस देन आर इक्वल टू 2 है, ठीक है, एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं, ए की पावर एन है, बी की पावर एन है, सो यहाँ पे एन क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, यानी एटलीस्ट 2 ए आएगा ही आएगा। फिर यहाँ पे ए एस टी हो जाएगा, फिर उसके बाद बी 3 बार आएगा एटलीस्ट, बी 3 बार, फिर बी एस्ट्रिक हो जाएगा। सो इसको हम लोग ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, ए हो जाएगा, ए प्लस हो गया, फिर बी स्क्वायर हो गया, और इसको हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, सो यहाँ पे बी प्लस हो जाएगा। सो ये हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब आते हैं इसके ऊपर, अब इसका क्या कहना है, एन इज लेस देन इक्वल टू एम, एन इज लेस देन एम है, और एन इज सॉरी एन इज ग्रेटर देन एम है, और एन इज लेस देन एम है। सो ये क्या लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, फाइव जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कहता है, एन इज क्या है, एन क्या बोल रहा है, एन यहाँ पे अच्छा बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। इन क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत लोग सोचते हैं यहाँ पे एक वो है, कंडीशन है, सॉरी डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी है, मतलब यहाँ पे देखने में तो डिपेंडेंसी लग रही है कि हाँ एन इज लेस देन ग्रेटर देन एम, ऐसे कंडीशन दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ बी ए पे डिपेंड कर, पर एक्चुअली इसके जो लेंथ, जो स्ट्रिंग जनरेट होगी या जो लैंग्वेज जनरेट होगी, जो फाइव जनरेट होगी, तो फाइव डिपेंड होने ना डिपेंड होने फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खाली एक ही फाइव जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की पावर एन हो रहा है, बी की पावर एम है, सो एन क्या है, ग्रेटर देन एम होना चाहिए, और एन क्या है, लेस देन एम होना चाहिए। सो ये क्या जनरेट कर रहा है, एन ये कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, कंडीशन एन नॉट इक्वल टू एम है, सो यहाँ पे कंडीशन जनरेट हो रही है और डिपेंडेंसी जनरेट हो रही है, सो इसका डी एफ एन नहीं बन सकता, तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी नहीं बनेगा। सो अच्छा एग्जाम्पल के लिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेट से यहाँ पे एल इक्वल टू ए की पावर एन, बी की पावर एम, एन इज ग्रेटर देन एम है, खाली इसको इतना अगर ले लेते हैं, सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे डिपेंडेंसी हो रही है। सो यहाँ पे एन एस ले हम लोग ऑलरेडी देख सकते हैं, तो इसका भी डी एफ ए पॉसिबल नहीं, तो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पॉसिबल, अगर डी एफ ए पॉसिबल है तभी आर ही बनेगा। अब क्या क्वेश्चन दिया है, हम लोग इसका एक एन एफ या डी एफ एम क्वेश्चन कर चुके हैं। सो इसमें क्या कर रहा है, स्ट्रिंग क्या होती है, स्टार्टिंग विथ एंडिंग विथ डिफरेंट सिंबल होता है। सो हम लोग इसका अगर रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए, तो हम लोग कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, जैसे ए से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बीच में कुछ भी आ सकता है, और बी से एंड होना चाहिए, या तो के लिए और होता है, सो बी से स्टार्ट होगा तो ए होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ए और बी के कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, सो ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, बस एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ सेम
सिंबल, यानी कि स्टार्ट भी हो रहा है एंड भी हो रहा है सेम सिंबल, तो सिमिलर है, जैसे एंड से ए से हो रहा है सो एंड भी ए से होना चाहिए, प्लस अगर स्टार्टिंग बी से हो रहा है तो बी से भी एंड होना चाहिए, बीच में ए प्लस बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, ए और बी का, यहाँ पे भी ए और बी का सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। सो ये होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है हैविंग सब स्ट्रिंग ए बी। ओके, सो ये स्ट्रिंग क्या कह रही है, हैविंग सब स्ट्रिंग ए बी। सो अब इसमें क्या होना चाहिए, ए ए बी ये तो होना चाहिए। अब इसके आगे ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन चल जाएंगे, इसके पहले भी ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। ओके, सो ये बन गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। सो ये क्या कहता है, फोर्थ फ्रॉम आर एच एस इज बी। सो ये कह रहा है फोर्थ फ्रॉम आर एच एस इज बी, यानी कि अगर हम देखें, यानी आर एच एस में राइट टू लेफ्ट। ओके ओके, सो अगर हम लोग बोलें कि जैसे फर्स्ट सेकेंड, वेट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ फ्रॉम आर एच एस शुड बी बी, उसके बाद ए प्लस बी हो सकता है, यानी ए और बी, ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन इक्वल ए और बी में से कोई एक हो सकता है, यानी एस्ट्रिक नहीं लगा है, ए और बी में से कोई एक हो सकता है, ए प्लस बी में से कोई एक हो सकता है, और उसके पहले ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इससे हम लोग को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हम लोग जो कंडीशन दी है वो तो फोर्थ पे दी है, वो भी आर एच एस से। सो ये हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन रेडी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो ये पूछ रहा है फोर्थ फ्रॉम स्टार्टिंग इज बेस्ट, चलो पूछ लिए, फोर्थ फ्रॉम स्टार्टिंग इज ए। अब फोर्थ फ्रॉम स्टार्टिंग इज ए दिया है, तो फोर्थ फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब 1 2 3 4, यानी कि ये ए हो जाएगा। इसके बाद अगर कुछ भी आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ए और बी एस्ट्रिक हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी के, यानी कि यहाँ पे भी ए और बी में से कुछ भी आ सकता है, ए और बी में से कुछ भी आ सकता है। फिर अगला देखते हैं, रेस्ट अच्छा मैं ब्लू से लिख देता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग पे, वेट यार मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ब्रैकेट में और लेंथ, ठीक है। सो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग और लेंथ, और यहाँ पे जो हम लोग को इनपुट सिंबल दिया है वो दिया है ए का, ठीक है। सो इसका ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व करने का, वेट है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने का हम लोग ट्राई करें। सो ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या हो सकता है, ए हो सकता है, फिर ए क्यूब हो सकता है, ए की पावर 5 हो सकता है, यानी कि ए के सारे कॉम्बिनेशन पैलिंड्रोम ही होते हैं। सिंपल सी बात है, सिर्फ ए लिखा चाहे डबल ए लिखा हो चाहे ट्रिपल ए लिखा हो, स्टार्टिंग से एंडिंग देखो सेम ही होगा। सो यहाँ पे ऑड लेंथ का दिया गया, सो हमने ऑड वाले कॉम्बिनेशन लिया, यानी कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जो ऑड जनरेट कर रहा है। सो ऑड जनरेट करने के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग इवन में एक ऐड कर देते ऑड हो जाएगा। सो ए इवन है, इवन के एनी नंबर होना चाहिए, और स्टार्टिंग है एंडिंग में ए लगा दिया, बस ये बन गया। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ए और बी का कॉम्बिनेशन दिया है, मतलब ए और बी स्ट्रिंग दिया है, और बोला है इवन नंबर ऑफ लेंथ, इवन नंबर ऑफ लेंथ पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम
ड्रोन होता है कि ड्रोम ड्रोम होगा, ड्रोन तो ही ना। ठीक है। सो अब इसको इवन नंबर ऑफ इसमें पूछा है। सो पैलिंड्रोम क्या क्या हो सकता है वो मैम चेक करते हैं। इवन नंबर ऑफ पैलिंड्रोम ए बी हो सकता है, और दो लेंथ के तो सेम ही हो जाएंगे, ज़ीरो लेंथ का तो होगा नहीं पैलिंड्रोम। तो उसके बाद थ्री लेंथ के हम लोग लेना नहीं है, फोर्थ लेंथ के देखते हैं। ए हो जाएगा, या फिर बी हो जाएगा, या फिर बी ये भी हो जाएगा। जैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ए है, नंबर ऑफ़ बी पे डिपेंड कर रहा है। ये नंबर ऑफ़ ए दो, ये दो पे डिपेंड कर रहा है, ये बी ये ए पे डिपेंड कर रहा है। सो ये क्या है, रेगुलर नहीं है। सो नो आर ई एंड नो डी एफ ए, ठीक है, और इवन नो एन एफ ए है। ठीक है, डी एफ ए एन एफ ए, यानी जिन जो सारे डी एफ ए को एन एफ ए कन्वर्ट कर सकता है और सारे एन एफ ए को डी एफ ए में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कोई पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद। तो ये नोट क्या कहता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है क्योंकि इससे एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करते हैं। लिखने के बाद वैसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि पढ़ के समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये क्या कह रहा है, पैलिंड्रोम। ओके, सो ये क्या कह रहा है, पैलिंड्रोम लैंग्वेज आर मोर देन वन सिंबल आर नॉट रेगुलर, हैंस रेगुलर लैंग्वेज नॉट पॉसिबल। यानी अगर पैलिंड्रोम का कोई भी क्वेश्चन आता है वो केवल एक ही सिंबल में होगा तभी वो पैलिंड्रोम होगा, उसके ज़्यादा एक सिंबल, यानी कि अगर हम लोग को ओके, अगर हम लोग को केवल एक ए लेंथ की स्ट्रिंग दी है, यहाँ मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। अगर हम लोग को यहाँ पे अगर सिंबल जो है वो अगर केवल एप्सिलॉन ए दिया गया है तो पॉसिबल, एप्सिलॉन बी दिया गया है तो पॉसिबल, बट एप्सिलॉन बी ए बी एप्सिलॉन, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, ए कॉमा बी और ए कॉमा सी कॉमा डी ऐसे करके दिया हो तो इन दोनों का पॉसिबल नहीं है। अगर पैलिंड्रोम क्वेश्चन आता तो सिर्फ वन सिंबल की लेंथ है उसी का ही, केवल वन सिंबल की जो इनपुट, जो क्या बोल रहा था मैं, कंफ्यूज हो गया। ओके, सो मैं ये कह रहा था कि अगर जो हम लोग का इनपुट सिंबल है वो एक दिया है तभी हम लोग उस पैलिंड्रोम पॉसिबल, एक से ज़्यादा का हम लोग
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एन ए की पावर एन बी की पावर एन में बदल जाएगा, उसका हम लोग डी एफ एन नहीं बना सकते हैं। सो ये मेजर पॉइंट था। अब फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। मतलब अब आगे वाले क्वेश्चन क्या होता है, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। मतलब जो होता है ना, समझ में नहीं आता क्या है, ये रेगुलर है कि नहीं, तो उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ये वाले यहाँ पे मैं एस्ट्रिक भी लगा दे रहा हूँ, 2-3 एस्ट्रिक एस्ट्रिक, ताकि जब मैं स्लाइड को देखो या आप देखें तो समझ में आ जाए क्या है। सो ए की पावर एन है, बी की पावर एम दिया गया है, और एम प्लस एन इवन है, इतना दिया गया है। अब क्या है, अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ये रेगुलर है, रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है। सो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कंडीशन दी गई, क्या ये कंडीशन वैलिड कंडीशन है, आई मीन मतलब जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी है कि नहीं है कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है, मेरे को भी बहुत दिक्कत होती थी। सो इसके लिए मैं कुछ मतलब ऐसे कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, बस आप अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं कि क्या है कि क्या नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग को केवल ये दिया गया है एम प्लस एन इवन है। सो अब हम लोग को पता तो एक्सपैंड करके देखते हैं, तो इवन कब आता है। सबसे पहले अगर इवन नंबर का, इवन नंबर में यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, इधर लिख रहा है, तो इवन प्लस इवन आता है, इवन, या तो ऑड प्लस ऑड आता है। बट अगर हम लोग देखें क्या यहाँ पे नंबर ऑफ बी है, वो नंबर ऑफ ए पे डिपेंडेंट है क्या, नहीं। यहाँ बस ये कहा गया कि अगर ए इवन है तो बी भी इवन होगा, बट के यार कितने नंबर ऑफ बी होंगे, क्या ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं कर रहा। सिमिलरली अगर ए ऑड है तो बस ये बी ऑड होगा, ये कहा गया है। यानी अगर ए ऑड है बी इवन एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी नंबर ऑफ बी जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे ए की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 1 लेंथ का ए है, उसके बाद बी कितने हो सकते हैं, ऑड ऑर्डर के सारे हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये क्लियरली डिपेंड नहीं कर रहा है टोटली, जो लेंथ ऑफ बी है वो लेंथ ऑफ ए पे डिपेंड नहीं कर रही। सो ये एक रेगुलर लैंग्वेज है। सो ये रेगुलर लैंग्वेज है। सो अब इसका हम लोग वो बना लेते हैं, डायरेक्ट क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग को बनेगा, सो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए की पावर एन है, सो लेट से इवन और इवन का हम लोग बनाते हैं सबसे पहले। सो ए एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक, ये ऑल द इवन नंबर ऑफ ए जनरेट कर दिया। अब उसके बाद इवन नंबर ऑफ बी के लिए देख लेते हैं, इवन नंबर ऑफ बी ये जनरेट कर दिया। सो हम लोग ने ये वाला केस देख लिया है। अब आते हैं ऑड नंबर वाले के ऊपर। सो ऑड नंबर वाले के लिए प्लस करके यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ, ऑड के लिए क्या हो जाएगा, इवन में एक और ए ऐड कर दो। सो ये हो गया। अब एक बी, और बी ये होलिस्टिक हो जाएगा। सो ये बन गया हम लोग का, ये ए डॉट ए, यानी एटलीस्ट यहाँ पे सिंगल ए आएगा, उसके बाद फिर यानी अगर एक ए आ गया उसके बाद डबल ए की चाहे जितना बार भी हम रिपीट करें तो नंबर ऑफ एस ऑड ही होंगे। सिमिलरली बी भी ऑड, एक बार बी आ गया उसके बाद डबल नंबर ऑफ बी कितने बार भी है सब ऑड ही जनरेट करेंगे। सो इसका ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या हम लोग का लैंग्वेज दिया गया है, ए की पावर एन, बी की पावर एम है, और बोला गया है एन प्लस एम जो होगा वो क्या है, ऑड होगा। तो सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब इसका भी डी एफ पॉसिबल है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में था कि नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो अब इसका देखते हैं ऑड कब आता है। ऑड आता है जब इवन प्लस ऑड हो, या तो जब ऑड प्लस इवन हो। इन दोनों कंडीशन के अलावा कुछ किसी का भी ऑड आंसर नहीं आता। सो अब अगर हम इसका डी बनाते हैं, सो इसका डी बनेगा, सॉरी डी बोल रहा हूँ, इसका रेगुलर लैंग्वेज हम लोग बना लेते हैं। डी से रिविजन करने के बाद डी दिमाग में आ रहा है। सो अब देखते हैं, सो इसका रेगुलर लैंग्वेज क्या हो जाएगा, इवन के लिए ए एस्ट्रिक
ए का होल स्टिक, ऑड के लिए क्या हो जाएगा बी, बी का होल स्टिक हो गया, प्लस अब ए ऑड हो जाएगा, ए का होल स्टिक, और यहाँ से क्या बी का होल स्टिक। बस यही हम लोग का रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब इसमें हम लोग को लैंग्वेज दिया गया है, 1 है, 2 है, 4 है, और इस तरह करके 2 की पावर n तक है, मतलब 2 की पावर n है, फिर ऐसे डाटा इन्फिनिटी तक है। और बोला गया ऑल इन बाइनरी है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑल इन बाइनरी है, ठीक है। तो हम लोग इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने को बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बाइनरी में लिख के अंडरस्टैंड कर लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। तो बाइनरी के लिए सबसे पहले 1 के लिए तो 1 होगा, और 2 के लिए क्या होता है 1 0 होता है, 4 के लिए क्या होता है 1 0 0 होता है। तो उसके लिए 4 के बाद क्या आएगा 1 2 4। अब इसके बाद आएगा जब डबल डबल हो रहा है इसके बाद 8 आएगा। सो 8 के लिए क्या हो जाएगा 1 2 3 0 हो जाएगा, इस तरह 2 की पावर n तक आएगा। सो ये क्या क्या इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग बना के 1 0 एस्ट्रिक। बस हो गया यार, बस इजी क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या, आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्जन आता है कि नहीं। अगर आपको बाइनरी नंबर कन्वर्जन ठीक से नहीं आता है, आप सोचोगे कि कहाँ हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो बहुत मुश्किल है। बट ये बहुत ज़्यादा ईजी था, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन था। तो इसका यहाँ की इस स्टेप के बाद स्टेप पहुँचना बहुत ईजी था, बट इस स्टेप से इस स्टेप में यानी इससे इसमें पहुंचना थोड़ा सा टफ था, बाकी इजी था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा था भूल गया। हाँ, सो सेमी क्वेश्चन है, यानी कि जो हम लोग को दिया गया था ये तो भूल ही गया। हाँ, 1 2 4, ठीक है। सो 0 नहीं था, 1 था, 2 था, 4 था, ऐसे ऐसे दिया गया था, 2 की पावर n ऐसे तक ऐसे कुछ दिया गया। सो यहाँ से हम लोग पूछा गया है ऑल इन, मैं फिर सीधा लिख रहा हूँ, लिख दो ऑल इन यूनरी। ओके, सो बस यही पूछा, इसका फिर से हम लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। अब यूनरी का मतलब क्या होता है 1 होता है, यानी सब 1 फॉर्मेट में है, तो इसका हम लोग फिर से वही यूनरी लैंग्वेज लिख लेते हैं। सो 1 के लिए 1 होगा, 2 मतलब डबल 1 है, 4 मतलब 4 टाइम्स 1 है, और उसके बाद 8 टाइम 1 है, और इससे तो बहुत सारे एन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 1 का डिफरेंस है यहाँ पे, और 2 है, 3 4 का डिफरेंस है यहाँ पे, 4 का डिफरेंस है यहाँ पे, देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 1 2 4 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे सॉरी 2 का डिफरेंस है, मैं गलत गिन लिया, 4 यहाँ पे टोटल है। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं। हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ा था, डिपेंडेंसी होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस होने, तब उसका डीएफए पॉसिबल। जब डीएफए पॉसिबल ही नहीं तो रेगुलर लैंग्वेज ही नहीं है, रेगुलर लैंग्वेज ही नहीं है, रेगुलर लैंग्वेज का डीएफए नहीं बन, सॉरी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन सकता, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन सकता। बस। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब इस पूरे सेशन में लग रहा है क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ओके, मतलब रेगुलर लैंग्वेज से क्वेश्चन के ऊपर बेस ही है, मतलब पूरा टीओसी क्वेश्चन के ऊपर बेस है। और अगर आपको, या मैं भी देखो पढ़ ही रहा हूँ, मैं खाली टीओसी भी नहीं पढ़ रहा, और भी चीज़ पढ़ रहा हूँ। जैसे मैं कैलकुलस भी पढ़ रहा हूँ, तो कैलकुलस के मैंने कुछ नोट्स बना लिए हैं। उसके मैं जैसे मैं टीओसी में क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ एक एक चीज़, और कैलकुलस के मैंने नोट्स बना लिए, तो नोट्स से मैं पढ़ाऊँगा, और वो भी हैंड रिटन ही है, मतलब मैंने खुद से ही स्लाइड में सारा लिखा है। सो देखते हैं उसका क्या होगा। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो यहाँ पे क्या क्या डब्ल्यू, डब्ल्यू की पावर आर है, डब्ल्यू क्या है ए एस्ट्रिक है, यानी डब्ल्यू ए है। सो अगर हम इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, सो कुछ यहाँ पे देखते हैं, अगर डब्ल्यू सबसे पहले नल हो जाएगा, नल, और वेट, नल नल नल, फिर उसके ए हो जाएगा, और ए क्यों, सॉरी ए नहीं होगा, यहाँ पे ए हो जाएगा,
ए लेट से डब्लू को डबल ए रख लिया, तो यहाँ पे 4 टाइम्स ही हो जाएगा। अगर सर ए की वैल्यू और डब्लू की वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन जो है मेरे को थोड़ा सा अभी डाउट हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन नोट्स में लिखा है वो गलत भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को अभी अटैम्प्ट नहीं करते हैं, इसको कल अटैम्प्ट करेंगे। जब मैं इसका रिवीजन कराऊंगा तो उसी में मैं इसको अटैम्प्ट कर दूंगा। तो मैं इसका क्या करूँगा, दोबारा जाके उसके लेक्चर को देखूंगा, वॉच करूँगा और उसको अंडरस्टैंड करके मैं आपको बताता हूँ फिर उसके बाद। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, L इक्वल टू डब्ल्यू सी, डब्ल्यू की पावर आर है, डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक। ठीक है, ये डब्ल्यू क्या, ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये रेगुलर नहीं है। ये डब्ल्यू आर क्या डिनोट, सी मतलब कोई कांस्टेंट है जो बीच में आ रहा है, और डब्ल्यू आर क्या, डब्ल्यू आर में रिवर्स ऑफ डब्ल्यू दिखा रहा है, रिवर्स ऑफ डब्ल्यू। इसको इनके चेंज करते हैं। हाँ, ये क्या है, ये नॉट रेगुलर है, नॉट रेगुलर। नॉट रेगुलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर ए की पावर एन है और सी लगा दिए, और यहाँ पे यहाँ पे अगर मान लेते हैं ए बी है और यहाँ पे सी लगा दिए, यहाँ पे बी ए आना चाहिए। यानी कि ये जो ए बी है और ये बी ए आपस में डिपेंडेंट है। जो ये बी ए है, इसको आने के लिए ए बी की नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरे जो बी ए टोटली ए बी पर डिपेंड कर रहा है, यानी ए बी का रिवर्स होगा बी ए। अब यहाँ पे टोटली डिपेंडेंसी क्लियरली दिख रही है, तो यहाँ रेगुलर नहीं है। नॉट रेगुलर। अब रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं है तो रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगा, रेगुलर लैंग्वेज नहीं है तो रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। जो मैंने इसका वीडियो देखा था, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। ये होता है डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू की पावर आर। ओके, ये होता है यहाँ पे गिवन है, मतलब क्वेश्चन में ही। और ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है, और यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है। अब इसका हमको रेगुलर एक्सप्रेशन पूछा गया है। पहले चेक कर लेते हैं रेगुलर है कि नहीं। ये चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू की पावर आर है। ये देखने में तो लगता है कि नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर, बट मैं आपको बता दूँ ये रेगुलर है। अब कैसे वो चेक करना है, यहाँ पे अगर हम उसको लैंग्वेज लिखें तो वो क्या आ जाएगा। अगर हम लोग वन लेंथ, सबसे पहले नल लेते हैं दोनों में ही, नल आ जाएगा। अब लेट से डब्लू में नल लेते हैं, एक्स में वन लेते हैं, ठीक है, एक्स में ए लेते हैं। वन लेंथ की स्ट्रिंग हम लोग जनरेट कर रहे हैं। वन लेंथ की स्ट्रिंग में एक्स में ए ले लिए हैं। फिर उसके बाद अगला स्ट्रिंग के जनरेट देखते हैं, वन लेंथ का अगर एक्स में बी ले सकते हैं वन लेंथ में। अगर डब्लू में ए ले लेते हैं, डब्लू की पावर आर में भी ए आ जाएगा। वन लेंथ नहीं हो सकता। अगर टू लेंथ में चेक करते हैं, अब वन लेंथ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अब टू लेंथ में चेक करते हैं, ये क्या है, डब्लू क्या बोलते हैं ये, वेट, हाँ, तो अब वन लेंथ का सारा हो गया। अब टू लेंथ का चेक करते हैं, टू लेंथ में अगर डब्लू में 8 दे दिए, डब्लू की पावर आर में ए हो जाएगा, और एक्स में हम लोग नल दिए हैं, ठीक है। फिर अगला देखते हैं टू लेंथ में, अगर सिमिलरली बी बी भी आ जाएगा। अब आते हैं टू लेंथ में कि और क्या हो सकता है। अगर हम लोग एक्स में ए एक्स में डायरेक्टली दे सकते हैं, तो ए में तो ऑलरेडी हो गया। एक्स में क्या हो सकता है, बी ए और ए बी भी दे सकते हैं। टू लेंथ का कंप्लीट हो गया। अब थ्री लेंथ का अगर देखें तो एक्स में क्या हो सकता है, ए एक्स में क्या हो सकता है, एक्स में मान लो ट्रिपल ए जनरेट कर दिया, या फिर ए बी जनरेट कर दिया। ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग जनरेट हो सकते हैं। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ये कुछ नहीं दिया है, ए प्लस बी का
होल एस्ट्रिक दिया है, सो ये रेगुलर है। सो मतलब इस चीज़ को मतलब आप लोग याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। या तो आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ पाए हैं तो अब आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू की पावर आर है, और यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया दोनों में ए बी का एस्ट्रिक है, सो ये रेगुलर होता है। और मतलब याद करने की उससे कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो दिमाग में आएगा, जब मल्टीपल रिविजन हो जाएंगे तो। स्टार्टिंग से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, मतलब खुद भूल जाता था। अभी मतलब भूल ही जाता हूँ, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। बट फिर अब अगला लैंग्वेज देखते हैं। अगली लैंग्वेज क्या है, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू की पावर आर है, और डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू ए बी है। अब यहाँ पे रेगुलर नहीं है, क्यों? क्योंकि x तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, या तो a आएगा और b आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो w की पावर r है वो w पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, सो ये तो रेगुलर नहीं है, नॉट रेगुलर। यानी एक सीधा सीधा ये वाला केस आ गया, w डब्ल्यू सी आर, जहाँ पे डब्ल्यू सी आर, सॉरी व्हाट, ये कुछ ऐसा केस है, पेन किंग थोड़ा चेंज कर लेते हैं अच्छा दिखने के लिए। सो ये एग्जैक्टली तो नहीं, सिमिलर है। सिमिलर किसके है, डब्ल्यू, मतलब पढ़ लिए हैं, डब्ल्यू सी आर की पावर, डब्ल्यू की पावर आर, एंड जो डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक, ये सेम चीज़ है, बट यहाँ सी की जगह ज़ीरो ज़ीरो बोला, ए और बी बस यही चेंज है, बाकी सेम है, सो ये रेगुलर नहीं है। सो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हम लोग को लैंग्वेज दिया गया है, वो दिया गया है डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू की पावर आर है, और डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए प्लस, नहीं ये यही तो क्वेश्चन था, मैं सॉल्व किया हूँ, मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ। नहीं ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए ऑफ बी और एक्स बिलोंग्स टू ए ऑफ बी का होल एस्ट्रिक। अब क्या ये रेगुलर है, ये चेक करते हैं। तो ये रेगुलर है। अब रेगुलर क्यों है ये देखते हैं। सो अगर हम लोग ध्यान से देखें, सो ये क्या जनरेट करेगा। अगर हम लोग स्ट्रिंग देखते हैं तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन है, या इसको स्ट्रिंग ऐसे भी समझ सकते हैं ना, ए बी के सारे कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे क्या है, ए है, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ए है और बी भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ए हो जाएगा, या इसको और भी ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे ए एक साथ बी भी हो सकता है, या तो यहाँ पे बी है, वेट, प्लस प्लस यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए और बी का होल कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे बी है। सो अगर हम लोग ध्यान से देखें, ए बी के सारे कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं आएगा, ये और ये अगर मर्ज कर दें तब भी तो ये वही चीज़ आ रहा है, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक ही तो आ रहा है। और यहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ पे सिमिलरली अगर इसको अब्जॉर्ब कर सकता है, ए और बी का होल एस्ट्रिक ही आएगा। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि ए बी के सारे कॉम्बिनेशन है ना, सो ए बी के सारे कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में बीच में कुछ है, ये भी कॉम्बिनेशन आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे भी ए के सारे कॉम्बिनेशन है, ए बी के सारे कॉम्बिनेशन है, तो इस कॉम्बिनेशन में ए के जो स्टार्टिंग में है, एंडिंग में है, अब बीच में बहुत कुछ ए बी खिचड़ी है, ऐसा भी कॉम्बिनेशन आएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ए और बी का होल एस्ट्रिक है, ए और बी का होल एस्ट्रिक है, ये आपके लॉजिक पर डिपेंड करता है, और इन दोनों का अगर यूनियन करें तब भी तो ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक आएगा। सो क्लियरली देख सकते हैं कि हम लोग रेगुलर लैंग्वेज हैं। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब W की पावर R है, और W बिलोंग्स टू ए एस्ट्रिक। सो ये इस तरह को हम सिमिलरली कर चुके हैं, हम लोग सो अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम ए की पावर n लेते हैं, b ले लिया, तो यहाँ पे भी ए की पावर n आएगा, ठीक है। तो ये ए की पावर n आएगा। अगर हम ध्यान से देखें
तो ये रेगुलर नहीं है, नॉट रेगुलर। क्या रेगुलर की स्पेलिंग, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, नॉट रेगुलर। ओके ठीक है। तो क्लियरली देख सकते हैं ये वाला जो एन है वो इस एन के नंबर है वो इस ए के जो एन, इस ए का साइज़ है वो इस ए पे डिपेंडेंट है। सो ये रेगुलर नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हो जाएगा डब्लू की पावर आर और ये एक्स है, और यहाँ पे दिया गया डब्लू कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक। ठीक है, अब हमको क्लियरली इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ए और बी के सारे कॉम्बिनेशन हैं, इसका रिवर्स है, लेट्स से यहाँ पे बी और ए के सारे कॉम्बिनेशन हैं, और यहाँ पे ए प्लस बी के सारे कॉम्बिनेशन हैं। तो क्लियरली यहाँ से देखो, सो ए बी के सारे कॉम्बिनेशन या बी ए के सारे कॉम्बिनेशन, देखो यहाँ पे भी ए बी के सारे कॉम्बिनेशन, तो इन दोनों को अगर मर्ज करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी के सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, अब फिर भी किसी का कंफ्यूजन है तो इसके लिए एक और मेथड है, मेथड या इसी का ही एक और समझने का दूसरा तरीका है कि यहाँ पे कुछ भी खिचड़ी है ए और बी की, यहाँ पे भी कुछ भी खिचड़ी ए और बी की, और यहाँ पे ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है, ए बी के सामने सारी खिचड़ी है। सो ये वाली खिचड़ी भी इस खिचड़ी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी, ये वाली खिचड़ी भी इस खिचड़ी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। सो ये आ जाएगा ए और बी का होल एस्ट्रिक बस। सो ये हो गया हम लोग का। अब आगे बढ़ते हैं, यानी ये रेगुलर नहीं था और ये रेगुलर है। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आज ये वाला टॉपिक ख़त्म ही करके जाते हैं क्योंकि मेरे को ऑलरेडी 2-2.5 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं उसको स्टार्ट किए हुए। सो अब अगला क्वेश्चन क्या था, हाँ अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स डब्लू डब्लू हो गया, और डब्लू बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है। सो ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक आएगा ये, क्यों, ये सिमिलर ही क्वेश्चन है, एक की खिचड़ी ए और बी की बहुत खिचड़ी, ए बी की खिचड़ी ए बी की खिचड़ी, अब तीनों का अगर मिला भी देते तो ए प्लस बी की बहुत सारी खिचड़ी, ए और बी की बहुत सारी खिचड़ी हो जाएगी, तो सेम ही है, तो इजी था। अगला देखते हैं, और ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे मैं एस्ट्रिक 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 ऐसे डाल देता हूँ। सो इसे कलर चेंज कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, और तो यहाँ से डब्लू एक्स, डब्लू की पावर आर है, यहाँ से डब्लू एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल प्लस, इस बार ये प्लस दे दिया है, सो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन भी थोड़ा सा भूल गया हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे को पढ़े हुए, मैंने 2-3 महीना मेरे को हो गया इस चीज़ को पढ़े हुए, तो मैं भूल गया। तो इस टॉपिक को मैं दोबारा कल फिर से पढ़ के आऊँगा। सो मेरे 2 क्वेश्चन हैं वो मैं कल देख के आऊँगा, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। सो ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डब्लू डब्लू की पावर आर है, एक्स है, डब्लू एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल प्लस। ठीक है, सो यहाँ से देखते हैं, ओके पेन के पहले इंक चेंज कर लेते हैं, इस बार बहुत समय से येलो नहीं रखा। सो होल प्लस है तो कुछ स्ट्रिंग जनरेट करके देखते हैं, लेट से हम सबसे छोटा ए ले लेते हैं क्योंकि एप्सिलॉन तो आएगा नहीं, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ए प्लस बी को होल प्लस ही कर देते हैं। सो वेट एस्ट्रिक नहीं प्लस होगा, प्लस। सो और अगर देखें यहाँ पे, अगर जैसे ए स्क्वायर ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर ले लिया, सो यहाँ पे ए स्क्वायर तो अगर यहाँ पे एक और ले लेते हैं, ए बी ले लिया, तो बी ए हो जाएगा ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक। सो क्लियरली देख सकते हैं रेगुलर नहीं है, नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो नंबर ऑफ जो ए है वो इस ए पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जैसे
बी ए है वो ए बी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये रेगुलर नहीं है। अब फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें हम लोग को दिया गया एक्स डब्लू, डब्लू की पावर आर है एंड डब्लू एक्स जो है वो क्या हो रहा है, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सो अगर हम लोग इसको बनाने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है और ये क्या हो जाएगा, ए बी बी है। सो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आप इंडिपेंडेंट है, नॉट पॉसिबल। ओके, सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेट या ओके, सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या है, अभी हम लोग के बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि 1 घंटा और लग जाएगा। डब्लू डब्लू पावर आर, और मेरे को ये टॉपिक थोड़ा सा हम लोग को लग रहा है वीक भी है, हम लोग को इस चीज़ में रिवीजन करने की ज़रूरत है। सो मैं इस चीज़ का लेक्चर दोबारा देखूँगा। ओके, सो ये क्या डब्लू डब्लू की पावर आर है और ए और बी का एस्ट्रिक है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये तो ए बी का होल एस्ट्रिक ही आएगा, क्योंकि ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक मतलब पहले और बाद में सारे कॉम्बिनेशन आ ही जाएंगे, तो ये तो रेगुलर हो गई होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, डब्लू डब्लू की पावर डब्लू इंटू डब्लू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है। सो ये क्लियरली देख सकते हैं नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ डब्लू जो लास्ट डब्लू पे है, सो ये नॉट पॉसिबल। अगला देखते हैं, डब्लू सी डब्लू दिया गया है और बोला गया है डब्लू जो है वो बिलोंग करता है ए प्लस बी के होल एस्ट्रिक से। तो ये भी सिमिलर वे में नॉट पॉसिबल, क्योंकि बीच में सी लगा दिया गया और यहाँ पे सी के बाद जो डब्लू आएगा पिछला डब्लू के एग्जैक्टली सेम होगा। सो यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कंडीशन आ गई है, सॉरी डिपेंडेंसी आ गई है और डब्लू एक्स डब्लू है। सो डब्लू बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है। सो ये तो रेगुलर है, ये तो अभी हम लोगों ने सेम ही क्वेश्चन किया, बस यहाँ रिवर्स का डब्लू है। सो ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है, क्योंकि ए प्लस बी का ए बी की खिचड़ी, ए और बी की खिचड़ी, ए बी की खिचड़ी तीनों को मिलाएंगे तो ए बी की खिचड़ी ही बनेगी। और ये हो गया, तो ये 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डब्लू एक्स डब्लू है, डब्लू एक्स डब्लू है, यहाँ पे क्या है डब्लू एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी है का होल एस्ट्रिक है, सॉरी होल प्लस है। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम आ गया है और रात के 12:30 बज रहे हैं। ओके, सो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, हम लोग कल सुबह उठ के भी पढ़ना भी है। सो पर जितना टाइम रहता है उसी में मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता, क्योंकि अभी अगर मैं ज़्यादा टाइम ले लिया सो एक नेक्स्ट डे का शेड्यूल मेरा ख़राब हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।